हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु विद्या केयर इंस्टीट्यूट। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम 21 नवंबर को हुआ है सफदरजंग का अपने एक्सरे असिस्टेंट के लिए। देखिए दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अदर एग्ज़ाम्स हुई हैं, लाइक एज एम्स है, पीजीआई है, या फिर डीएसएस भी जैसे एग्ज़ाम्स जो होती हैं, ईएसआईसी रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स हैं, उनसे कोरिलेट करते हुए बहुत अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसा कैसे, उन्हीं के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। इसी पेपर में से 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सर्टेनली बोनस के रूप में तुम्हें मिलने वाले हैं, या अपन बात करें अगर किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन ठहराया तो बोनस मिल सकते हैं उन क्वेश्चंस पे। तो इन्हीं के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर था इसमें 60 क्वेश्चंस थे। अपन बात करें क्वेश्चन पेपर की तो इसमें 60 क्वेश्चंस थे। 60 क्वेश्चंस में से यहां पे अपने पास में 4 क्वेश्चन पूछे गए मैथ्स के, 8 क्वेश्चंस थे रीजनिंग के और 6 क्वेश्चंस थे जीके के। ऐसे ही इस तरह से अपने पास में 18 क्वेश्चंस सब्जेक्ट्स के बियॉन्ड पूछे गए। अगर बात करें ओनली अपने सब्जेक्ट के बारे में तो सब्जेक्ट में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से काफी क्वेश्चंस थे। रेडियोलॉजिकल फिजिक्स से बहुत कम क्वेश्चंस थे, जितने आने चाहिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने चाहिए उसमें से बहुत कम क्वेश्चंस हैं। और साथ में जो क्वेश्चंस भी हैं वो लाइक इस प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं, या फिर बात करें इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं उससे रिलेटेड हैं, या फिर बात करें कुछ थेरेपी से इनका कलेक्शन दिखता है। इसके अलावा रेडियोग्राफी का एक भी क्वेश्चन नहीं था, सिंगल क्वेश्चन नहीं था। जरूर क्लिनिकल रेडियोग्राफी का एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा, बाकी इसमें से कोई भी रेडियोग्राफी क्वेश्चन नहीं था। बात करें डार्क रूम का इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इसके लिए इन्होंने 4 से 5 क्वेश्चंस पूछ डाले हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कंप्लीटली बोनस हैं। अपन ज्यादा टाइम खर्च नहीं करते तो मैथ्स और रीजनिंग और जीके क्वेश्चंस को अपन यही छोड़ते हैं और अपन डिस्कस करेंगे जो अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, उनको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, उनके बारे में समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अपन ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर बनाता है उसका पर्सपेक्टिव क्या रहता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है जब वो आपको क्वेश्चंस देना चाह रहा है, ठीक है। या फिर उसने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं पूछ लिए, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस का आपके आने वाले पेपर्स के ऊपर भी प्रभाव पड़ने वाला है। हर बार एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है। पहले जो डाटाबेस क्वेश्चंस आते थे कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। अगर बात करें आज के सिनेरियो की कि जो अभी जो क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं उनमें ज्यादा ये देखा जा रहा है कि ऑप्शन तो सारे ही सही हैं, लेकिन कौन सा ज्यादा सही है और कौन सा कम सही है। तो जो ज्यादा सही है उस पर तुम्हें टिक लगाना है, ठीक है। तो उन्हीं सब के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया 18 क्वेश्चंस जो आपके सब्जेक्ट के अलावा थे उनको छोड़ के अपन बात करेंगे जो क्वेश्चन सब्जेक्ट के हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनको अभी अपन नहीं छेड़ेंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। सबसे पहले 19वां क्वेश्चन है, यहां पे आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि मेज द फॉलोइंग, आपको फॉलो करना है। जो भी देखो यहां पे इन्होंने दे रखा है टाइप ऑफ बॉन्ड्स की, बॉन्ड के कौन कौन से टाइप्स हैं, और दूसरा दे रखा है इनके फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले दिया इन्होंने लॉन्ग बॉन्ड, दूसरी बात करें अपन शॉर्ट बॉन्ड, फिर दिया आपको फ्लैट बॉन्ड। जैसे अपन ने पढ़ाया है हमेशा से, लॉन्ग बॉन्ड की जब अपन बात करते हैं तो इनमें समझते हैं कि लॉन्ग बॉन्ड के अंदर बीच के अंदर एक शाफ्ट होता है, ठीक है, ऊपर एपिफाइसिस पाया जाता है, ठीक है। अगर इनकी शेप की बात करें तो बहुत अधिक, अगर इनके अपन शेप देखें तो लगभग ये अपने को सिलेंड्रिकल शेप की दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन के अंदर देखिए कि जो लॉन्ग बोन था, लॉन्ग बोन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें आएगा सिलेंड्रिकल इन शेप। आ रही बात समझ में। दूसरी बात करते हैं शॉर्ट बोन्स के लिए,
ठीक है। शॉर्ट बोन्स के अंदर देखिए, शॉर्ट बोन जो होती हैं, ये शॉर्ट बोन या तो क्यूब शेप की होती हैं, या मान के चलते अपने बोट शेप की होती हैं, ठीक है। या तो ऐसे क्यूब शेप की दिखाई देंगी या ऐसे बोट शेप की अपने कोई बोन्स दिखाई देती हैं। मेनली बोन्स पाई कहां पे जाती हैं, मैंने बताया कलाई की जो बोन्स होती हैं, कलाई की जो मैंने बताया कार्पल्स के लिए, या फिर जो टकने वाले नीचे जो एंकल की बोन होती है जिनको टार्सल बोन कहा जाता है, तो कार्पल और टार्सल के लिए कौन सी बोन आपकी, शॉर्ट बोन। अपने जो भी क्लासेस ली हैं, या तो वैकेंसी पेज की आप पढ़ सकते हो, या मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटॉमी में जो क्लासेज हैं हूबहू एज इट इज क्वेश्चंस डायरेक्टली उन्हीं नोट्स के अंदर उठ के आया हुआ है। तो शॉर्ट बोन्स कैसी होती हैं, शॉर्ट बोन्स कहां कहां पाई जा रही हैं, कार्पल और टार्सल बोन्स के अंदर। बात करें फ्लैट बोन्स, ये चीज मैंने डायरेक्टली बताई थी कि फ्लैट बोन्स होती हैं, उनको आप किसी भी आकार में ढाल सकते हो, कैसे भी मोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लैट है, चपटी है, एकदम से ऐसे लगता है जैसे टू डायमेंशनल हो। तो जो भी अपनी बॉडी कैविटीज हैं, अगर उनकी बाउंड्रीज बनानी है, तो बॉडी कैविटीज की बाउंड्रीज बनाने के लिए कौन सी बोन्स होती हैं, फ्लैट बोन्स। तो बॉडी कैविटीज की बाउंड्रीज के लिए मेनली मैंने बताया कि आपकी जो रिब्स हैं, स्टेनम है, ठीक है, इसके अलावा आपके जो स्कल के वोल्ट हैं, इन सभी के अंदर कौन सी बोन्स आ गई, फ्लैट बोन्स। तो आपका डायरेक्टली इस तरह से कोरिलेट हो रहा है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में इन्हीं इसी क्वेश्चंस को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लिखा हुआ है विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइजीन इन एक्स डिपार्टमेंट इज नॉट करेक्ट। कहने का मतलब कि जो एक्स डिपार्टमेंट की हाइजीन है यानी स्वच्छता है, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला है यूज ऑफ ऑर्डिनरी टॉवल इंस्टेड ऑफ डिस्पोजेबल पेपर टॉवल। कहने का मतलब यह है कि आप पेपर टॉवल की बजाय क्या यूज करोगे, नॉर्मल टॉवल यूज करोगे। पेपर या डिस्पोजेबल टॉवल क्या होते हैं, डिस्पोजेबल टॉवल वो जैसे कि आप पीपी किट देखते हो, या आप, मैं एक बात बताऊं आपको, पीपी किट के अलावा आप समझ सकते हैं और सारे डिस्पोजेबल आपके पास में ग्लव्स वगैरह हैं, टॉवल्स है जिनको आप यूज करते हो रैपिंग के लिए, ठीक है, आपके इंस्ट्रूमेंट्स की रैपिंग के लिए वो यूज होते हैं। इसके अलावा आपके गाउन वगैरह हो रहे या ऑपरेशन थिएटर के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको रैपिंग के लिए आप यूज करते हो। तो डिस्पोजेबल पेपर आपको, पेपर टॉवल आपको यूज करने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है हैंड मस्ट बी वॉश्ड बिटवीन हैंडलिंग ऑफ द पेशेंट। जैसे आपने एक पेशेंट की हैंडलिंग करी, उसका रेडियोग्राफ या थेरेपी करी, तो जब आप पेशेंट दूसरे पेशेंट पे जब आप जा रहे हो तो बीच के अंदर आपको अपने हाथों को वॉश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो इससे क्या होगा कि एक पेशेंट से जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, ये सब हैं, वो दूसरे में इन्फेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा अपन बात करते हैं वाइप द टॉप ऑफ एक्सरे टेबल विद द एरोसोल। अब एरोसोल क्या चीज होती है उसके बारे में समझो। आपके पास में कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने कोई लिक्विड भर रखा है। दोस्तों लिक्विड क्या हो सकता है, ये लिक्विड ग्लूटाल्डिहाइड हो सकता है, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। या अपन बात करें ये लिक्विड एथेनॉल हो सकता है। तो एथेनॉल और ग्लूटाल्डिहाइड जैसे जो लिक्विड्स हैं, ये लिक्विड को इसको हाई प्रेशर के अंदर डाला जाता है और फिर इसको स्प्रे करते हैं, और स्प्रे की जो मिस्ट होती है एकदम फाइन मिस्ट होती है, तो उसके थ्रू आप माइक्रोब्स को खत्म कर देते हो। और ये यूज कहां पे कर रहे हैं, देखो ऊपर है एक्सरे की आपकी ट्यूब और नीचे है आपकी टेबल। टेबल की सरफेस है जिसको टेबल टॉप कहते हैं, जिस पे पेशेंट को लिटाया जाता है। तो ये कह रहा है कि इस स्प्रे का यूज करोगे आप टेबल टॉप पे, ताकि जो माइक्रोब्स हैं इसको स्टरलाइज किया जा सके, उनको खत्म किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे स्टेट नंबर 3 भी सही है, स्टेट नंबर 2 भी सही है, लेकिन स्टेट नंबर 1 यहां पे क्या हो गया आपका, गलत हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सैक्रम इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मच या हाउ मेनी वर्टिब्री। वर्टिब्री के अंदर अपन देखिए 5 प्रकार की वर्टिब्री होती है। सबसे पहले देखिए गर्दन वाली को बोलते हैं सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रम, फिर बात करते हैं कॉक्सिस की। सैक्रम की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, इस तरह की एक स्ट्रक्चर अपने पास में पाई जाती है।
दोस्तों ये अपनी बोन होती है सैक्रम बोन, जो कि इसकी पेरेंटली कितने बोन से मिलकर बनी होती है? 5 बोन से। बात करें सर्वाइकल कितनी है? 7। थोरेसिक कितनी है? 12। लंबर कितनी है? 5। बात करें सैक्रम, एक होती है, कॉक्सिक्स भी एक होती है, लेकिन सैक्रम बनी किससे रहती है? कितनी बोन से बनी होती है? इसके अंदर मेनली 5 बोन्स आर्टिकुलेट होती हैं और कॉक्सिक्स के अंदर 4 बोन्स आर्टिकुलेट होती हैं। जैसे क्वेश्चन इस बार जैसे सैक्रम का पूछा, तो नेक्स्ट डीएसएस भी ईएसआईसी के अंदर ये आपको कॉक्सिक्स के बारे में भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना इसके बदले। नेक्स्ट चलते हैं एमसीयू, मिक्चुरेटिंग सिस्टम यूरेथ्रोग्राफी के अंदर आप कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लेते हो? देखिए एमसीयू क्या जांच होती है, क्या होता है एमसीयू? एमसीयू के अंदर ध्यान रखना, ये आपका यूरिनरी ब्लेडर यानी पेशाब की थैली है, और ये है यूरिथ्रा यानी मूत्र मार्ग। ठीक है, ये आपका ब्लेडर है। इसके अंदर किया क्या जाता है दोस्तों? इसके अंदर कैथेटर को आप यूरिनरी ब्लेडर तक डाल देते हो और इसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया। यहां से कॉन्ट्रास्ट मीडिया अंदर जाएगा और ये ब्लेडर में पूरी तरह से फिल हो जाएगा। इसके बाद में ये जो कैथेटर है, ये जो ट्यूब बनाई थी अपन ने पर्पल कलर की, इस ट्यूब को अपन बाहर निकाल लेंगे और पेशेंट को मिक्चुरेट करने के लिए यानी मूत्र विसर्जन करने के लिए, यूरिनेट करने के लिए कहेंगे। तो जैसे जैसे वो यूरिनेट करेगा, यानी कि एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया जैसे जैसे बाहर आएगा, तो बाउंड्रीज पे अपने एक इमेज बनाता जाएगा और वो इमेज ही अपने को रेडियोग्राफ के अंदर देखने को मिलती है। तो अपन ये मान के चलते हैं कि अपन एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट मीडिया लेते हैं जो बहुत ज्यादा पतला हो, इसके अलावा उसकी विस्कोसिटी यानी कि शांतता कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ताकि पानी के अंदर अच्छे से घुल के और इस ब्लेडर पे प्रेशर बना सके। ऐसा नहीं हो जो इसके अंदर कोटिंग बना ले, बहुत ज्यादा चिपक जाए, अपन ऐसा नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए कैसा कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लिया जाता है दोस्तों? आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, याद रखना। तो आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया यहां पे कौन सा है? सोडियम आयोडीन। ठीक है दोस्तों, अपन बात करें बेरियम वाला कॉन्ट्रास्ट मीडिया कहां काम में लेते हैं? बेरियम वाला लिया जाता है जहां पे आपकी जो कोटिंग है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो, लंबे टाइम तक टिकी रहे। ऐसी कोटिंग कहां पे चाहिए आपको? जीआईटी। जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी जब आपको पेट वाली कोई भी स्टडी करनी है, एब्डोमेन की स्टडी करनी है, तो आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया को पेशेंट को पिलाते हो। अगर आपने ऐसा कॉन्ट्रास्ट मीडिया ले लिया जो बहुत ज्यादा पतला हो, विस्कस नहीं हो, तो वो एकदम से आपकी पूरे के पूरे जीआईटी से होते हुए पूरा यहां तक एब्डोमेन तक पहुंच जाएगा, इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगा, जल्दी से पहुंच जाएगा। तो आप चाहते हो एकदम थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए जो धीरे 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 कहां पहुंचे? इंटेस्टाइन तक पहुंचे। अब देखिए दोस्तों, यहां पे 2 ऑप्शंस हो रहे हैं। एक है पोटेशियम सल्फेट, इसकी जगह मैग्नीशियम सल्फेट भी आ सकता था। ठीक है, तो पोटेशियम सल्फेट की बात करें या मैग्नीशियम सल्फेट की अगर अपन बात करें, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया आप काम में लेते हो, ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया एग्जैक्टली है नहीं। ये इस तरह के केमिकल्स हैं, पोटेशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट, जो आप इनेमा के रूप में यूज कर सकते हो। या अपन बात करें, ये सॉरी इनेमा मैंने बहुत गलत बोल दिया, लग्जेटिव बोल सकते हो। लग्जेटिव का मतलब क्या होता है? ऐसी मेडिसिन जो क्या करती हैं, आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करती हैं, एकदम क्लींजर का काम करेंगी। कॉन्स्टिपेशन का केस हो या फिर आपके पास में कोलोनोस्कोपी हो रही है, पेट के अंदर आपको कोई दूसरी जांच करनी है, यानी कोई स्कोप डालना है अंदर, या फिर मान के चलो कि आपकी कोलोन वगैरह की, रेक्टम की आपकी और अदर जांचें होनी है, बेरियम सल्फेट वाली जांच होनी है, तो आपको पेट को पहले क्लीन करना पड़ेगा ना, स्टमक को या फिर इंटेस्टाइन को। तो क्लीन करने के लिए क्या यूज करते हैं? पोटेशियम सल्फेट। बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड कैसे पेशेंट में दिए जाते हैं? जिसको हाइपोकैलेमिया हो, सॉरी कैल्शियमिया हो। हाइपरकैल्शियम मतलब हाइपोकैल्शियमिया मतलब जिसमें कैल्शियम की कमी हो। या फिर मान के चलते हैं जिस पेशेंट के अंदर पोटेशियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो जाती है, उसको एडवांस में क्या दिया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड। अब आप देखिए उसने क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा बनाया है, इनको दोनों को आपस में कोरिलेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में आपके पास आ सकता है कि लग्जेटिव के रूप में आप इनमें से कौन सा यूज करोगे, तो ऑप्शन क्या आएगा? पोटेशियम सल्फेट। वो आपको पूछ सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर हाइपरकैलेमिया या हाइपोकैल्सीमिया के लिए कौन सा यूज किया जाएगा, तो कैल्शियम क्लोराइड आ गया यहाँ पे। और ऑप्शन क्या आ सकता है? वो पूछ सकता है कि जीआईटी स्टडी के लिए क्या यूज करोगे, तो आ जाएगा बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो सही ऑप्शन यहां पे कौन सा रहा? सोडियम आयोडीन।
नेक्स्ट चलते हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 6th क्लास से पढ़ते हैं कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, फीमर। पर कभी सोचा है क्यों होती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन? ये बिकॉज ऑफ इसकी शेप और साइज की वजह से। देखो इसकी जो शेप और साइज है, इसमें आप ध्यान से देखिए, इसका जो डायमीटर है लगभग 1 इंच का होता है, जो कि आपकी पूरी बॉडी के मास को और साइज को अच्छी तरह से बियर कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे सही ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, फीमर। तो फीमर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चंस द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट बोन। फिर है, विच स्टेप शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर इन द रेडियोग्राफी। यानी रेडियोग्राफी के अंदर कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो रही है, तो सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान आप ऐसी कौन सी चीज है जिसको अवॉइड करोगे, एलिमिनेट करोगे। अवॉइड यानी आपको वो चीज नहीं करनी है जब भी किसी पेशेंट की सर्जिकल रेडियोग्राफी हो रही है। सर्जिकल रेडियोग्राफी का मतलब है कि पेशेंट की सर्जरी भी चल रही है और साथ में उसकी इमेज भी ली जा रही है। ऐसा कब होता है, जब किसी पेशेंट का ऑर्थो का कोई ऑपरेशन वगैरह हो रहा होता है। ऑपरेशन के अंदर जैसे मान लो कि जो फीमर वगैरह के अंदर है, कोई किसी बोन के अंदर फ्रैक्चर हो गया, वहां नील डालनी है आपको, ठीक है, तो स्क्रूज डालने हैं वहां पे। इसके अलावा क्या हो सकता है कि इसका जीआईटी के अंदर और अदर कंडीशंस हो सकती है, इसमें सर्जरी करके आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया वगैरह डालते हो। तो इन सभी केसेस के अंदर कौन सी चीज आपको ध्यान रखनी है? पहला हो रहा है यूज ऑफ मोबाइल एक्सरे इक्विपमेंट। मोबाइल एक्सरे इक्विपमेंट मतलब, मोबाइल का मतलब चलनशील, मतलब आप जिसको चलाते हो। एक्सरे इक्विपमेंट मतलब एक्सरे की मशीन होनी चाहिए। तो ये तो होता ही है, आपने देखा होगा ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक मशीन काम में ली जाती है दोस्तों, ऐसी वाली एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं सी आर्म मशीन। ठीक है, इसके नीचे की तरफ लगी रहती है एक्सरे की ट्यूब और ऊपर पाया जाता है डिटेक्टर। ये एक्सरे की ट्यूब है, ये डिटेक्टर है, और इस मशीन के नीचे ऐसे कैसे पूरा जनरेटर वाला सिस्टम होता है। इसको आप अप डाउन कर सकते हो, घुमा सकते हो, और नीचे लगे रहते हैं पहिए। तो यहां पे देखो जो टेबल है, इस टेबल पे पेशेंट लेटा हुआ है, तो आप इस मशीन को एडजस्ट करके इस सी आर्म को इस टेबल के इस तरह से लेके आते हो ताकि पेशेंट की जिस लोकेशन के अंदर प्रोसीजर होनी है या इन्वेस्टिगेशन होना है वो अच्छे से दिखाई आपको दे सके। दूसरा है यहाँ पे यूज ऑफ फेस मास्क। फेस मास्क का तो आप यूज करोगे ही, क्यों करोगे? क्योंकि आपके माउथ से निकलने वाले इन्फेक्शियस बैक्टीरियाज हैं या फिर वायरस है वो पेशेंट तक ना पहुंचे, या पेशेंट से इन्फेक्शन आप तक ना पहुंचे। इसका लिख रखा है यूज ऑफ फ्लेमेबल एनेस्थेटिक गैसेज। एनेस्थेटिक गैसेज का यूज तो किया जाएगा क्योंकि पेशेंट को उस टाइम पे क्या करना है, सेडेटिव करना है, उसको सुलाना है, ठीक है, सुन्न कर देना, उसको नम कर देना कुछ टाइम तक। लेकिन आप कैसे यूज नहीं करोगे? फ्लेमेबल, फ्लेमेबल यानी ज्वलनशील, ऐसी चीजें जो जल्दी से कोई करंट की स्पार्किंग हो रही है या थोड़ी सी भी अगर कहीं से लाइट है या थोड़ी सी आग है तो वो वहां से उसको आग पकड़ ले पूरा का पूरा, ठीक है। तो फ्लेम ज्वलनशील चीजें आप यूज नहीं करोगे। इसके अलावा लिखा हुआ है मिनिमम मूवमेंट इनसाइड द थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में मूवमेंट कम से कम होना चाहिए। मूवमेंट मतलब बहुत कम लोग बाहर से अंदर जाएं और अंदर से बाहर आएं। इससे क्या होगा कि जो कोई बाहर से अंदर आ रहे हैं तो वो इन्फेक्शन को अंदर लेके चले जाएंगे। या फिर हो सकता है कि एक बंदा जिसने गाउन पहन रखा है या फिर ग्लव्स वगैरह डाल रखे हैं, अगर वो बाहर किसी पर्पस से जा रहा है तो वहां से बाहर से जाके वहां मतलब पेशेंट का ब्लड भी है, पस है, या फिर उससे इन्फेक्ट हो चुका है, पेशेंट को टच किया उसने, तो वो उसको होना क्या चाहिए कि उसको वहीं डिस्पोज करके जाए या तो दूसरे कपड़े पहने, या बाहर जाके फिर से अंदर आएगा मतलब फिर से वो इन्फेक्शन को एंट्री करवा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मूवमेंट भी मिनिमम होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फेस मास्क का यूज भी करो, मोबाइल इक्विपमेंट भी होने चाहिए। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है? ये वाला। तो पूछ भी क्या रहा है अपने को, किस चीज से बचना चाहिए? इससे बचना चाहिए। आगे बात समझ में? तो सही ऑप्शन क्या आ जाएगा यहां पे? ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर। बॉल और सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल क्या होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, एकदम जॉइंट से यानी एनाटॉमी से बहुत सिंपल क्वेश्चन उठाया है। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन भी उठा सकता था लेकिन क्वेश्चन के अंदर बॉल एंड सॉकेट पूछा है। बॉल एंड सॉकेट ये अपने पास में क्या होता है, एक कप शेप की यहां पे एक बोन है और यहां पे एक बोल शेप की बोन है, दोनों एक दूसरे में आर्टिकुलेट हो रही हैं। मूवमेंट कौन सा होता है? ऑल डायरेक्शन के अंदर। ये कहां कहां पे है? ये जॉइंट आपके हिप के अंदर भी है जिसमें आप पैर को चारों तरफ सर्कुलेट मूवमेंट करा रहे हो, आपके हाथों के अंदर ये सारा का सारा मूवमेंट है। तो ये कौन सा जॉइंट हो गया आपका? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहां पे शोल्डर इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर आपका हिप जॉइंट आता तो वो भी आपका आंसर क्या होता? सही होता।
नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये हिंज जॉइंट होते हैं जो हाथों में पाए जा रहे हैं, इस तरह से हाथ में है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे आप एक ही डायरेक्शन के अंदर इनको मूवमेंट करा सकते हो, जबकि आप शोल्डर वगैरह को बहुत सारी डायरेक्शंस के अंदर और सभी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कराते हो। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर, 26 में, व्हाई द जीरो लेड एप्रिन आर यूज्ड इन फ्लोरोस्कोपी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने पढ़ाया भी था, ये जो वैकेंसी पेज में काफी बच्चों को मैंने पढ़ाया ये जीरो लेड एप्रिन वाला, जब मैंने प्रोटेक्टिव बैरियर्स के नाम से टॉपिक पढ़ाया था। देखिए जीरो लेड एप्रिन क्या होती है, सबसे पहले देखो एप्रोन क्या होती है। यहां पे देखो, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आपके पास में एक सीआर मशीन है, ये डिटेक्टर लगा हुआ है, ये टेबल है, टेबल पे पेशेंट लेटा हुआ है। अब पेशेंट का जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या ट्रीटमेंट चल रहा है, उस दौरान आप इसको यूज कर रहे हो तो बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन निकल रही है। तो जो यहाँ पे रेडियोग्राफर हैं या फिर मान के चलते हैं वहां पे जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ ओटी टेक्नीशियन है, नर्सिंग स्टाफ है, वो सभी लोग क्या करते हैं, एक एप्रिन पहन के रखते हैं। एप्रिन जैसे व्हाइट कलर की एप्रिन आती है ना, उसी तरह से ग्रीन कलर की सी एप्रिन आती है जिसके अंदर लेड रहता है। अब लेड की बात करें, जैसे एप्रिन देखिए ये इस तरह से कोट की तरह है, ठीक है, ऐसे कोट पहन रखा अपन ने। अब इसमें भरा रहता है लेड। अब चूंकि जो लेड रहता है, शीशा रहता है, वो क्या करता है, रेडिएशन को रोक लेता है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो लेड है, लेड की थिकनेस कितनी रहती है, 0.5 mm। याद रखना कि आप जो लेड एप्रिन यूज करते हो उसके अंदर लेड की थिकनेस कितनी है, मोटाई कितनी है, 0.5 mm। अगर 0.5 mm आप यूज करोगे तो कम रेडिएशन जो फ्लोरोस्कोपी में यूज की जाती है, जो लगभग अपन बात करें 55 kV की जो एक्सरेज है, इनको ये 99.9% रोक लेगा, ठीक है। तो 0.5 mm का आप यूज करोगे लेड। अगर बात करें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की, जैसे 110 केवी की एक्सरेज आ गई, फिर भी लगभग 95.7% तक ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी रेडिएशन को अपने बॉडी के अंदर नहीं जाने देगा, उसको वही रोक लेगा, ठीक है। यानी लेड एप्रिन का ये काम होता है। अपन चाहते हैं कि लेड जो है, इस लेड का वेट बहुत ज्यादा होता है, या फिर बात करते हैं कि लेड को जल्दी से रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेड की रिसाइकलिंग की प्रोसेस काफी कॉस्टली भी पड़ती है और काफी महंगी, कॉस्टली के अलावा बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसको रिसाइकल करने में। तो अपन ऐसे मेटल काम में ले जिनको आसानी से रिसाइकल किया जा सके, साथ में जिनका वेट भी क्या हो, कम हो। अगर अपन बात करें इसके वेट की, तो अगर इसकी वेट की अपन बेसिकली ओनली वेट की बात करें तो इसका वेट होता है 1.35 पाउंड पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, लगभग इतना है। या अपन किलोग्राम में मैं तुम्हें बता दूं, लगभग इसका किलोग्राम में वजन होगा 6.2 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। यानी जब आप इसको पहनोगे तो 6 किलो का वजन आपने अपने ऊपर डाल रखा है, ठीक है। अब बात करें कि इसके अलावा अपन और क्या यूज कर सकते हैं, ये भी तो अपने पास में ऑप्शन होना चाहिए। देखो जी, अपन देखो अपने पास में लेड अपन यूज करना नहीं चाह रहे, अगर अपन लेड यूज नहीं करना चाह रहे तो कोई ऐसा मेटल यूज कर ले, ठीक है। ऐसा मेटल यूज कर सकते हैं अपन जो कि लेड के जस्ट इक्विवेलेंट हो, जैसे लेड जैसा दिखता हो। तो ऐसा मेटल अपने पास में होता है बिस्मथ और साथ में एंटीमनी। ये दो मेटल जो अपने पास में है, इनका मिक्सर आप यूज कर सकते हो, दो एलिमेंट्स का मिक्सअप आप यूज कर सकते हो। इसका फायदा क्या है, थिकनेस हुई कितनी होगी, 0.5 mm। साथ में इतना जितना परसेंटेज यहां पे इसने इसको रोका रेडिएशन को, उतना ही ये भी रोक लेंगे। बात करें वेट की, तो लगभग इसका वेट होता है 1.2 पाउंड पर स्क्वायर फीट। कहने का मतलब आप जब इसको पहनोगे तो ये आपके लगभग 5.7 किलोग्राम की आएगी। हालांकि ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, यानी देखो एक तो 6.2 किलोग्राम है, एक 5.7 किलोग्राम है। ये तो वैसे तो आपको कम लग रहा है कि सर 500 ग्राम का ही तो डिफरेंस रहा, नहीं, अगर आपने इसको लगभग 5 घंटे तक पहनना है तो आधी किलो वजन भी आपके लिए मायने रखेगा। साथ में और क्या चीज है, इसका और फायदा क्या है कि इसको रिसाइकल करना बहुत ज्यादा आसान होता है। इसकी रिसाइकलिंग की प्रोसेस कैसी है, अच्छी है, ठीक है। तो देखो यहां पे ऑप्शन लिखा हुआ है कि दे आर फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब आपसे दोस्ती नहीं कर रहे वो, कहने का मतलब आपके लिए लेड की बजाय अच्छे से यूजेबल है क्योंकि वजन कम है इसका, और साथ में क्या लिखा हुआ है, रिसाइक्लेबल। तो यहां पे पूछा कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन तो ये सही है। दूसरा है दे हैव मिनिमम लेड इक्विवेलेंट, नहीं, ये लेड इक्विवेलेंट होनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0.5 mm की थिकनेस पे इतनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लें।
दे रिड्यूस द रेडिएशन एक्सपोजर बाय 90%, 90 नहीं 99.9%, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। दे प्रोटेक्ट एरियाज लाइक हेड नेक ईटीसी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि दे प्रोटेक्ट एरियाज लाइक हेड नेक, हेड को तो करेंगे ही नहीं वो, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, जैसे आप जैकेट वगैरह पहनते हो ना, उस तरह से उसको पहनना पड़ता है। तो नेक को थायराइड शील्ड कवर करती है, वो किसको कवर कर रही है, आपकी चेस्ट को, आपके एब्डोमेन को, इन एरियाज को वो अच्छे से प्रोटेक्शन देती हैं। तो यहां पे सही ऑप्शन क्या आएगा, दे आर फ्रेंडली एंड रिसाइक्लेबल। आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। कार्पल टनल सिंड्रोम कैन बी डायग्नोस्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, किस टेक्निक की मदद से आप कार्पल टनल सिंड्रोम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है। देखो ये अपने पास में हाथ में जो बोन्स होती हैं, ये वाली बिल्कुल शॉर्ट बोन्स हैं, इनको बोला जाता है कार्पल्स, और कार्पल्स के बीच में जो गैप होता है उसे बोलते हैं कार्पल टनल, ठीक है। टनल यानी सुरंग बनी हुई है। अब यहां से कुछ नर्व निकलती हैं, ठीक है, तंत्रिकाएं निकलती हैं और इन 2 फिंगर्स तक जा रही हैं। मीडियल नर्व बोलते हैं जिन्हें, कहा जाता है मीडियल नर्व। अगर मान के चलो किसी भी कारणवश, मान लो कोई फ्रैक्चर हुआ है, कुछ डिजनरेशन हुआ है, ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, कुछ भी हुआ है, और इन कार्पल्स के अंदर वो जो टनल है वो खत्म हो जाए, कहने का मतलब वो बोन्स के बीच में जो गैप वो कम हो जाए। तो अगर बोन्स के बीच में जो गैप अगर कम हो जाएगा तो यहां पे जो नर्व है यहीं की ब्लॉक हो जाएगी, तो आपके 2 उंगलियां और साथ में यहां पे पेन रहेगा, यहां पे पेन परसिस्ट करेगा, और इन 2 उंगलियों के अंदर, हाथ के इस भाग के अंदर आपको थोड़ी सी नंबनेस रहेगी, सुन्नपन रहेगा। तो ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं कार्पल टनल, ठीक है। तो कार्पल टनल जो सिंड्रोम है इसका पता कैसे लगता है, अगर बात करें अपन नॉर्मली एक्सरे के अंदर, तो आपका एक व्यू होता है जिसे बोलते हैं कार्पल टनल व्यू। इसमें आप क्या करते हो, पेशेंट की इस तरह से पोजिशनिंग लगवाते हो और यहां पे लगभग 10 से 15 डिग्री का एंगल देते हैं, और यहां पे जब बेस में एंगल दिया जाता है तो वो टनल को आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। पर क्या ये एग्जैक्ट जांच है इसकी? नहीं, ये भी नहीं है। फिर कौन सी होती है? फिर होती है नर्व कंडक्शन टेस्ट। नर्व कंडक्शन टेस्ट में क्या होता है, यहां पे इलेक्ट्रिक शॉक देके देखा जाता है कि नर्व यहां से यहां तक अपना कंडक्शन अच्छी तरह से कर पा रही या नहीं कर पा रही। इसके अलावा कौन सा टेस्ट हो सकता है? नर्व कंडक्शन का हो गया। अब यहां पे तो ऐसे टेस्ट आया ही नहीं है ना, तो एक्सरे पूछा इसने, हालांकि एक्सरे भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कार्पल टनल व्यू करा जाता है। एक्सरे नहीं बोला या इसने नर्व कंडक्शन भी नहीं दिया जो देना चाहिए था इसे। मैं वही कह रहा हूं ना कि हर बार अपना फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि सबसे पहले लिखा है कंप्यूटेड टोपोग्राफी, ठीक है, कंप्यूटेड टोपोग्राफी लिखा है इन्होंने। अब सबसे पहली बात है ना, इन्होंने सीटी यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी नहीं लिखा है। ध्यान से देखिए, टोपोग्राफी और टोमोग्राफी में दिन रात का फर्क है। अब मेरे पास, मैं बताऊं, जब बेचेज हम लोग पढ़ाते हैं, टोमोग्राफी क्या चीज होती है, टोपोग्राफी क्या चीज होती है। जो टोमोग्राफी होती है उसके अंदर क्या करते हैं, एक गैंट्री होती है, यहां पे अपने पास में टेबल है, टेबल गैंट्री के अंदर जा रही है, गैंट्री के अंदर एक्सरे की ट्यूब लगी हुई है, बहुत सारे डिटेक्टर लगे हुए हैं, ट्यूब रोटेट कर रही है, और किसी का भी 360 एंगल के ऊपर वो एक इमेजिंग लेती है। अब बात करें सीटी स्कैन के अंदर, कंप्यूटेड टोमोग्राफी के अंदर, कंप्यूटेड टोमोग्राफी के अंदर क्या काम में ली जाती हैं, एक्सरेज। और एक्सरेज की मदद से, देखो यही एक्सरे का व्यूज है, इन एक्सरेज की मदद से आप जो बोन्स के बीच में जो टनल बना हुआ है, गैप बना हुआ है, उसको आप आसानी से देख सकते थे। तो सीटी होता तो एक चांस बनते, लेकिन इसने सीटी नहीं लिखा, कंप्यूटेड टोपोग्राफी लिखा है, टोमोग्राफी नहीं लिखा है। समझ में आ रही है? दूसरा है एमआरआई। एमआरआई, चूंकि बात करें कि इसमें मीडियल नर्व को देखना है, तो एमआरआई के अंदर नर्व और सॉफ्ट टिश्यू देखे जाते हैं, तो एमआरआई कुड बी बेस्ट ऑप्शन। अब बात करें नेक्स्ट आपके पास में इलास्टोग्राफी। इलास्टोग्राफी क्या होती है? इलास्टोग्राफी नॉर्मली यूएसजी होती है, जिसके अंदर जो स्टिफ जो टिश्यू होते हैं, स्टिफ टिश्यू जैसे कि आपके पास में लीवर है,
इसके अलावा स्टिफनेस अगर लीवर में आ रही है तो उनकी जांच करी जाती है। यहाँ पे एक फाइब्रस को डिटेक्ट करने वाला प्रोब यूज करते हैं, तो इलास्टोग्राफी यहाँ पे नहीं आएगी। फ्यूजन इमेजिंग क्या चीज होती है? फ्यूजन इमेजिंग के अंदर क्या करते हो आप, दो इमेजिंग सिस्टम को आपस में कंबाइन कर देते हो। जैसे आपकी सोनोग्राफी है और पेट स्कैन है, तो दोनों का आपने एक साथ कंबाइन कर दिया, न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर आ रहा है, ठीक है। या फिर आपने क्या किया, एमआरआई के साथ में यूएसजी को मिक्स कर दिया। तो ये जो फ्यूजन टेक्निक्स हैं, तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा, एमआरआई। दोस्तों वही चीज याद रखना है, अगर यहां पे कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता तो सही होता, लेकिन इसने टोमोग्राफी नहीं लिखा है, इसने बोला है टोपोग्राफी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर, ठीक है। तो एमआरआई इज द करेक्ट आंसर। फिर लिखा हुआ है एनीमेटा किस ऑर्गन के लिए यूज किया जाता है? देखो एनीमेटा एक प्रोसेस होती है जिसमें इनेमा वाटर को बॉडी के अंदर डाला जाता है। इनेमा क्या होता है, अगर अपन बहुत शॉर्ट शब्दों में समझे इसे, देखिए ये मैंने बनाया आपका जीआईटी। जीआईटी के अंदर ये आपका रेक्टम है, ये कोलोन है। अगर कोलोनोस्कोपी करनी है तो कोलोनोस्कोपी में क्या होता है कि जो कैमरा होता है उसको आप इस कोलोन के अंदर डालते हो, ठीक है। अब ये कोलोन फीकल मटेरियल से पूरी तरह से भरा हुआ है, तो कोलोनोस्कोपी करना पॉसिबल नहीं है। या बेरियम की जांच करनी, जिसे बेरियम इनिमा बोलते हैं, तो अगर ये फीकल मटेरियल्स में भरा हुआ है तब भी जांच नहीं हो सकती। तो आप क्या करते हो, जो आपके पास में सोप सेट्स होते हैं, साबुन होता है नॉर्मली, साबुन को आप इनेमा के रूप में यूज करते हो और इसके अंदर भर देते हो। यहाँ पे कैथेटर डाला, कैथेटर डाल के इस इनेमा वाटर को इसके अंदर डालना है, और फिर जब आप इसको बाहर निकालते हो तो पूरा का पूरा जो सोप के साथ में फीकल मेटल बाहर निकल जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये जो टेक्निक बताई जाती है इसे बोलते हैं इनेमेटा। तो किसकी जांच होती है, ये इस कोलोन की जांच है। तो यहां पे सही आंसर क्या आएगा दोस्तों, कोलोन। आगे चलते हैं इसी ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द 4 मेन ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट द ह्यूमन बॉडी। ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ए बी ओ और ए बी। ये तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बहुत अच्छा। आपके ये जो 12th क्लास है उसके अंदर जो इम्यूनिटी के अंदर आपको दे रखा है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के अंदर आता है। ये किस पे डिपेंड करता है कि आपके ब्लड के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो जीन्स के थ्रू आपके पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं। तो देखो ये जो आपके पास में जो स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं उनको एंटीजन कहते हैं, और एंटीजन के बेस पे बताया जाता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी ओ और ए बी। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था जो पूछा गया था। चलते हैं इसी सीरीज में आगे। Which of the following statement is correct regarding the reaction to contrast media? बात करते हैं जब भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया पहली चीज होता क्या है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया एक ऐसे केमिकल्स होते हैं या केमिकल एजेंट्स का ऐसा ग्रुप होता है जो किसी भी पैथोलॉजी को करेक्टराइज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसका करेक्टरिस्टिक्स पता लगाने के लिए यूज किया जाता है कि पैथोलॉजी सही है, गलत है या क्यों हुई है, ठीक है। इसके बारे में पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। अब बात करें कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो आप डाई रहती है नॉर्मली, जो बेरियम वाली है, आयोडीन वाली है, जब वो शरीर के अंदर डालते हो तो शरीर के अंदर क्या होता है, 3 तरह के कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं, लो ओस्मोलर, हाई ओस्मोलर या आइसो ओस्मोलर। तो मैंने पूरा का पूरा कॉन्ट्रास्ट मीडिया में एकदम ब्रीफली बताया हुआ है कि लो ओस्मोलर बहुत ज्यादा रिएक्शंस करेगा, हाइपर ओस्मोलर है वो आरबीसी को डैमेज करता है या फिर ब्लड की अदर सेल्स को डैमेज करता है। आइसोस्मोलर ठीक तो है, लेकिन अगर वो सोल्यूबल नहीं हो पाया वाटर में तो फिर से कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा। तो देखो 2 स्टेटमेंट थे कि मोस्ट रिएक्शंस लिखा हुआ है, सॉरी टू डिस्टर्ब, ओके। मोस्ट रिएक्शंस टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया आर कंसिडर्ड एलर्जिक रेस्पॉन्स, यानी कॉन्ट्रास्ट मीडिया की जो अधिकतर रिएक्शंस होती हैं वो कैसी हैं, यहां पे एलर्जिक रेस्पॉन्स है। हम ये मानते हैं कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया नॉन रिएक्टेंट होना चाहिए। नॉन रिएक्टेंट का मतलब है कि वो बॉडी के अंदर जाके किसी प्रकार की कोई रिएक्शन ना करे। अगर उसने रिएक्शन करी तो मतलब वो रिएक्शन कैसी होगी, लगभग एलर्जिक। और इन एलर्जिक रिएक्शंस को बोला जाता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस। बात करते हैं, ये रिएक्शंस माइल्ड यानी हल्की हो सकती हैं और सीवियर घातक हो सकती हैं। हाँ, हल्की हो सकती हैं। जो नॉर्मली देखें, नोजिया है, वोमिटिंग है, अर्टिकेरिया है, ये नॉर्मल माइल्ड सिम्टम्स हैं। सीवियर के अंदर क्या हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, इसके अलावा कार्डियोवेस्कुलर अरेस्ट हो सकता है। तो ये कौन से हैं, सीवियर है। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने यहाँ पे क्या है दोस्तों, सही है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर, 31 के अंदर चलते हैं। कौन सा फंक्शन आर्टरीज के लिए काम में लिया जाता है? दोस्तों थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि देखिए अपने पास में ये हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट के अंदर क्या होगा, सीधा सा देखिए, हार्ट में क्या होता है, हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट, ये अब लेफ्ट पोर्शन, ये राइट पोर्शन, ये कौन सा है, लेफ्ट, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो यहां से जो आर्टरीज दोस्तों निकल रही होती हैं, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके जा रही हैं, वो कहां तक पहुंचाने इनको, ऑर्गन्स तक। तो यहां पे ऑक्सीजन को ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, आर्टरीज। इसके अलावा साथ साथ आर्टरीज इनको लेके जाएंगी, सही। इसी तरह से आपके अंदर लीवर के अंदर जो स्टोर आपका ग्लूकोज है, जो अदर पोषक तत्व हैं, उनको पहुंचाने का काम भी कौन करेगा, आर्टरीज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू कैरी द ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड द अदर न्यूट्रिएंट्स टू द ऑर्गन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या था, यहाँ पे सही था। चलते हैं ऑप्शन नंबर 32 के अंदर। इसमें आपको मैच करना है, यानी एक तरफ आपको ड्रग्स दे रखी हैं, दूसरी तरफ आपको इसकी यूजेस दे रखे हैं, ठीक है। पहली बात करते हैं एड्रीनलिन। एड्रीनलिन आपको पता है रीनल यानी किडनी के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड होता है, जिसके ऊपर पाई जाती है एड्रीनलिन ग्लैंड, ठीक, सॉरी एड्रीनलिन हार्मोन सिक्रेट करती है। ये हार्मोन 3F हार्मोन होता है दोस्तों। 3F हार्मोन का मतलब फियर, फाइट, फ्लाइट, यानी जो इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं उनमें बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो आपकी बॉडी का सर्कुलेशन अगर सही नहीं हो पा रहा है, यानी कहने का मतलब आपको जब फियर की कंडीशन है, आपको डर लग रहा है, आपको फाइट करनी है, तो बॉडी की हर एक कोशिका तक आपको ऑक्सीजन पहुंचानी है, और तब आपको चाहिए कि आप बॉडी के ब्लड को बहुत ज्यादा सर्कुलेट करो ताकि हर जगह पे ऑक्सीजन पहुंचे। ऑक्सीजन पहुंचेगी, इसके साथ साथ मैंने बताया कि आर्टरीज क्या करती हैं, ग्लूकोज वगैरह पहुंचा रही हैं, तो ये सब आपको पहुंचाएंगे, तो आपको क्या मिलेगी, उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलने वाली है। तो एड्रेनलिन का काम क्या हो गया, सर्कुलेशन को मेंटेन करने का। इसके बाद में है एस्मोलोल। देखिए दोस्तों, जब भी किसी ड्रग के नाम के आगे लोल लगता है, जैसे प्रोपेनोलोल हो गया, एस्मोलोल हो गया, तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, एंटी रिदमिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है। एंटी रिदमिक मतलब आपकी जो हार्ट है वो बहुत ज्यादा रिदम के साथ में धड़क रहा है, उसकी रिदम बहुत ज्यादा फास्ट है, तो उसको स्लो करेंगी, यानी आपकी जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम करेंगी। तो दोस्तों इसमें, इसके अलावा इसमें टेकीकार्डिया भी आ सकता था। बीपी के अलावा क्या आ सकता था, टेकीकार्डिया, यानी जो हार्ट बीट है वो क्या हो गई, फास्ट हो गई, यानी आपकी हार्ट 100 बीट से ज्यादा धड़क रहा है। इसके अलावा केटामाइन है, केटामाइन एनेस्थीसिया की तरह काम में लिया जाता है, तो अपन लिख सकते हैं ये क्या है, एक तरह का सेडेटिव है। और जो मॉर्फिन है, मैंने बताया जैसे आइब्रूफेन है, इस जिसके अलावा डाइक्लोफेनाक है, एसिक्लोफेनाक है, ये दर्द को कम करती हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बड़ी दर्द निवारक की बात करें, जैसे क्लोराजोक्सासोन से भी बड़ी दर्द निवारक अगर कोई बात करें, तो वो रहती है मॉर्फिन। इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं, जैसे कैंसर वाले जो पेशेंट होते हैं जिनको पैलिएटिव केयर दी जाती है, मतलब वो जिंदा नहीं रह सकते लेकिन उनको दर्द इतना ज्यादा हो रहा है कि वो उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो मॉर्फिन वगैरह के इंजेक्शन उन्हें दिए जाते हैं। इसके अलावा किसी को ऑपरेशन होना है, किसी को ऐसा फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो इन सबको मॉर्फिन के इंजेक्शंस देते हैं, ठीक है। टर्माडोल से भी भारी होती है ये, तो इस तरह से इनका करेक्शन होगा कि कोरिलेशन होगा। तो आप अगर इनको मैच करोगे तो एड्रेनलिन आ जाएगा सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए, लोल मतलब हार्ट के लिए आ रहा है जो रिदम को कम करता है, बीपी को कंट्रोल कर देगा, साथ में केटामाइन जो कि आप एनेस्थीसिया की तरह यूज किया जाता है, और मॉर्फिन जो दर्द को कम कर रहा है। दोस्तों चलते हैं इसी के अंदर, नेक्स्ट है वो मस्कुलर ट्यूब कौन सी है, ए मस्कुलर ट्यूब विच इज शेयर्ड बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी एक ऐसी ट्यूब का नाम बताना है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कॉमन है। देखिए ये मेरे एनाटॉमी की जो 10 घंटे की जो मैंने नॉन स्टॉप क्लास ली थी, उसके अंदर सबसे लेंथी टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था वही था, ये रहा। ये आपका नोज यानी नोस्ट्रिल यानी नोज वाला हिस्सा है, ये माउथ यानी ओरल कैविटी है आपकी, ठीक है। तो नाक से देखो ये वाला आप ऑक्सीजन लेते हो, वो सीधा जा रहा है इसके अंदर, ये स्लिट लाइक अपर्चर है, यहां पे छिद्र हैं 2, देखो इसका नाम होता है ट्रेकिया, और इसका नाम होता है ईसोफेगस। अपन बात करें ट्रेकिया को बोलेंगे श्वास नली हिंदी में, और ईसोफेगस को बोलेंगे आहार नली। तो दोनों का कॉमन पार्ट जहां पे खुल रहा है, यानी ये वाला जो हिस्सा, इसे कहा जाता है फेरिंग्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन से पूछा हुआ क्वेश्चन था, देखिए ध्यान से, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था,
साइलोग्राफी, साइलो मतलब सलाइवा, तो सलाइवरी ग्लैंड की जांच हो गई। आर्थ्रो, आर्थ्रो किसको बोलते हैं? हड्डियों को, तो आर्थ्रो कहां पे हो गया? नी जॉइंट, ये सेम टू सेम ये इसमें मैच कर गया। डेक्रोसिस्टोग्राफी, डेक्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों? आंसू, टीयर्स। सिस्टो मतलब जहां पे, सिस्ट मतलब ऐसा एक पाउच बना हुआ है जो कि इनको आंसुओं को स्टोर करके रख रहा है या बनने दे रहा है। तो क्या है यहाँ पे? लेक्राइमल ग्लैंड वगैरह हो गई वहां पे। तो डेक्रोसिस्टोग्राफी तो किसके लिए करते हैं? ये एपिफोरा। एपिफोरा क्या चीज होती है? अगर किसी को बहुत ज्यादा आंसू आ रहे हैं तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है? एपिफोरा। तो आप देख सकते थे अगर आपके दो ऑप्शन चाहिए तो तीसरा तो ऑटोमेटिक सही ही है। ठीक है, तो इंडिकेशंस के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊं, अगर देखा जाए ना इसके अंदर कि अपन आंखों की बात करें, हालांकि इतना डेप्थ में अपन जाना नहीं चाहिए। ये लेक्राइमल ग्लैंड हो गई यहां पे, ये यहां पे जो ओपनिंग, इनको पंक्टा कहते हैं। ये डेक्रोसिस्टो है, ये एनएलडी है, नेजोलेक्राइमल डक्ट। तो इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि एपिफोरा हो गया, एनएलडी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, डेक्रोसिस्टाइसिस हो गया। ठीक है, तो इन सब सिस्टम, ये जो इंडिकेशंस हैं आपको यहाँ पे लिखे हुए हो सकते थे। तो जो भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में जो भी स्पेशल आपकी जो जांचें हैं ना, उन सब के इंडिकेशंस आपको याद होने चाहिए दोस्तों। चलते हैं इसी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं अपने। मेम्ब्रेनस प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्या बात है यार। ये क्वेश्चन तो जब भी मैं सेल मेम्ब्रेन पढ़ाता हूं ना तो सबको ये लगता है कि सर ये लेंथी क्यों बता रहे हो आप। ये इसीलिए है कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसमें क्वेश्चन पूछते हैं यार, मैं उसका क्या करूं। मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाई लेयर होती हैं, दो लेयर होती हैं, है ना। एक है हेड, ये इतनी बार पढ़ाया हुआ है दोस्तों, इतनी बार। ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, टेल है, हेड है, टेल है। बाई लेयर, मैंने आपको बताया कि ये सेल है। सेल के अंदर भी पानी हो सकता है, सेल के बाहर भी पानी हो सकता है। हेड वाला पार्ट है वो होता है हाइड्रोफिलिक, यानी पानी से प्यार करने वाला। जबकि टेल वाला पार्ट है हाइड्रोफोबिक, यानी पानी से डरने वाला। आप इसको इस तरह से बना सकते थे, देखो ये पानी से प्यार करने वाला है। ठीक है, अब पानी से प्यार करने वाला है तो आपने एक इस लेयर इसको ऐसे बना दी, लेकिन देखो टेल इस पानी की तरफ कैसे आ सकती है? क्योंकि तो पानी से डरती है। तो आप क्या करोगे? इसी को उल्टा कर दोगे, तभी तो बाई लेयर बनती है। ऐसा ही होता है ना। तो देखो इसकी नेचर हाइड्रोफिलिक है हाइड्रोफोबिक है, दोनों है। तो दोनों क्या बोला जाता है? एम्पीपैथिक। एम्पीपैथिक यानी जो हाइड्रोफिलिक भी हो और हाइड्रोफोबिक भी हो, यानी बाई या ड्यूअल नेचर हो गई इसकी। ठीक है, चलते हैं आगे। What negligence should be avoided by radiographer in carrying out the practical procedure? प्रैक्टिकल प्रोसीजर के दौरान आप किस चीज की उपेक्षा से बचना चाहिए? यानी प्रैक्टिकल जब आप कर रहे हो या पेशेंट की जब आपको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो कौन सी चीजें जिससे आप बचो? पहला है, ऑल कंट्रोल शुड बी चेक्ड बिफोर द डायग्नोस्टिक एक्सपोजर, यानी कि जब भी आप डायग्नोस कर रहे हो तो एक्सपोजर के रिगार्डिंग जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी आप कंट्रोल पैनल है, कंसोल है आपका, आपकी पोजीशनिंग है, एक्सरे की ट्यूब है, टेबल है, इन सबको आप अच्छे से चेक कर लें। सही है ये बात। तो रेडियोग्राफर शुड गिव मैक्सिमम डोज टू अ पेशेंट, नहीं, ये अलारा प्रिंसिपल के विरुद्ध है, अगेंस्ट है। अलारा प्रिंसिपल क्या कहता है कि पेशेंट को मिलने वाली डोज क्या होनी चाहिए? कम से कम या मिनिमम एक्सपोजर के अंदर आप पेशेंट का क्या करो? जांच करो। तो यहां पे वैसे दिख गया है कि आपको कौन सी चीज का ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट यहां पे क्या हो गया? गलत हो गया। हालांकि आगे और भी पढ़ सकते हैं कि पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट को छोड़ना नहीं चाहिए, इसे डायरेक्टली आप लीव मत करो और साथ में उसको एक्सरसाइज केयर देते रहने चाहिए। इसके अलावा पेशेंट के साथ डिस्कशन करने से, ज्यादा डिस्कशन करने से बचना चाहिए, है ना। तो ये तो बात सही है कि डिस्कशन करो पर ज्यादा मत करो। इससे क्या होता है कि पेशेंट के लिए आपकी जो, आपने मान लो कोई डायग्नोस किया, पेशेंट ने बोला कि मेरे को क्या दिक्कत हो रही है इस एक्सरे के अंदर, आपने उसको प्रॉब्लम बता दी, तो वो यही चीज किससे डिस्कस करेगा? डॉक्टर से। तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है आपके और हेल्थ केयर जो भी प्रोवाइडर, जो भी लोग हैं, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर है, तो इसमें ज्यादा आपको उससे बातचीत भी ज्यादा नहीं करनी है। तो यहां पे सही ऑप्शन क्या आएगा कि उसको क्या देनी चाहिए? रेडियोग्राफर को अधिकतम खुराक देनी चाहिए, इस चीज से बचना चाहिए। लिखा हुआ है ब्लैंक इज ए
क्या लिखा हुआ देखने दो, अच्छा ब्लर हो रहा है क्या, ठीक है। ब्लैंक इज ए एक्सरेशन ऑफ द थोरेसिक कर्व ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। क्या बताऊं यार, ये मैंने जब माइलोग्राफी, जब मैं सेकेंड ईयर वाले बच्चों को पढ़ाता हूं तो माइलोग्राफी के अंदर ये चीज इंडिकेशन में 100% आती है, ठीक है। क्या है ये चीज वो समझो। माइलोग्राफी में इसी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो फ्रैक्चर, ठीक है, आप क्या बोल रहे हो कि आपके कुछ कर्व होते हैं। कर्व क्या क्या हैं? कर्व मतलब आपकी वर्टिब्री यानी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी कर्व की बात करते हैं। ये गर्दन है यानी सर्वाइकल है, तो ये देखो ये आपका हेड, ये तो सिर हो गया, ये आपकी सर्वाइकल। फिर थोरेसिक यानी छाती वाला भाग हो गया, ये पीठ वाला, छाती के पीछे वाला, ये लंबर, ये सर्वाइकल, ये थोरेसिक, ये क्या हो गया लंबर। ये वर्टिब्री है, लीड की हड्डी है, ये नॉर्मल दिखाई दे रही है। इसके अलावा अपन बात करें कौन सी, इसके अलावा बात करेंगे, ये तो पेशेंट कैसे है, जब ये पेशेंट ऐसे साइड वाइज आपके सामने खड़ा हुआ है। अगर पेशेंट सामने से खड़ा हुआ हो तो तब भी रीढ़ की हड्डी दिखेगी। देखते हैं, मान लो पेशेंट ऐसे है, यहां से रीढ़ की हड्डी आ गई, अब देखो कर्वेचर कैसे बन सकता है, ठीक है। अब अगर कर्वेचर की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल वाला। सर्वाइकल वाला कर्वेचर, ये वाला जो कर्वेचर यहां पे है, या बात करें लंबर वाला जो अंदर है, ये अंदर से और ज्यादा अंदर हो जाए, समझ में आ रहा है, यानी ये गर्दन का जो कर्व होना चाहिए और ज्यादा झुक जाए और ये कमर भी और ज्यादा झुक जाए, तो इस प्रॉब्लम को बोला जाता है दोस्तों लॉर्डोसिस। इसका क्या कहा जाएगा, लॉर्डोसिस। थोरेसिक है, थोरेसिक कर्व कहां होता है, बाहर। अगर ये बाहर वाला कर्व और ज्यादा बाहर हो जाए तो क्या होगा, काइफोसिस। ठीक है, काइफोसिस हो गया। दूसरा मैंने बताया कि पेशेंट ऐसे सामने रहेगा तब तो कर्व दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पीछे से लेकर नीचे तक एकदम सीधी दिखाई देगी। अगर इसमें भी कर्व हो जाए, ये कर्व, ये इस तरह से, या तो रीढ़ की हड्डी इधर से इधर हो जाए या इधर से इधर, यानी लेफ्ट राइट के अंदर घूम जाए, तो इसको बोला जाता है दोस्तों स्कोलियोसिस। ये माइलोग्राफी में हम इंडिकेशंस के अंदर पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर। मैं बता रहा हूं ना, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है ना, तो इसमें से आप अच्छे क्वेश्चन कर दोगे बहुत अच्छे से। लेकिन इंडिकेशंस एक एक का मतलब आपको पता होना चाहिए, तब तो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं। अब यहां पे देखो लॉर्डोसिस कौन सी पूछी है, केवल इसने थोरेसिक कवर, थोरेसिक मतलब छाती के जस्ट पीछे वाली, तो इसके लिए आपको कौन सा ऑप्शन आएगा, काइफोसिस। लेकिन काइफोसिस इसने दिया ही नहीं ऑप्शन में। फ्रैक्चर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि फ्रैक्चर के अंदर टूटी गई हड्डी। लॉर्डोसिस आएगा नहीं, स्कोलियोसिस आएगा नहीं, ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, बच गया कौन सा, हम्प बैक। हम्प बैक को बोलते हैं, हम्प यानी कुबड़ बन गया। तो देखो थोरेसिक अगर पीछे चला जाएगा, ये रीढ़ के हड्डी से पीछे चली जाएगी तो कुबड़ तो बनना ही है ना, सीधी बात है। तो हम्प बैक वाला जो ऑप्शन है ये यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आ जाएगा यहां पे, ठीक है। अगर ऑप्शन में काइफोसिस होता तो आपको वही करना था। आई बात समझ में, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है लिम्फ इज प्रोड्यूस्ड इन, अरे यार लिम्फ वाला जो क्वेश्चन है, मैंने वो ही मैं बता रहा हूं, एनाटॉमी जो क्लास थी मैं बता रहा हूं ना, अगर आपने वो 10 घंटे की क्लास देख जाते ना एनाटॉमी वाली, या फिर मेरी जो कंबाइन जो 2 घंटे की क्लास थी स्पेशल की ली थी मैंने लाइव क्लास, वो देख जाते ना, तो पूरे पेपर के भी क्वेश्चन कर सकते थे। ऐसा क्वेश्चन पेपर आया था ये। देखो मैंने बताया लिम्फ किससे बनता है, लिम्फोसाइट से। और लिम्फोसाइट कितनी प्रकार की होती हैं, 2, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी कहां से बनती है, बोन मेरो के अंदर, और टी कहां से बनती है, थाइमस के अंदर। थाइमस क्या चीज होती है भाई, थाइमस क्या है, ये बोन स्टर्नम है, स्टर्नम के जस्ट पीछे, हार्ट के जस्ट आगे, ठीक है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। क्या होता है, जब भी एजिंग होती है, जब इंसान बड़ा होता जाता है, बच्चे के अंदर ये बड़ी रहेगी, लेकिन बाद में ये फैटी टिश्यू द्वारा रिप्लेस हो जाती है, छोटी होती जाती है, बिल्कुल छोटी 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 होकर लास्ट में विलुप्त हो जाती है ये ग्लैंड, है ना। तो यहां पे जो थाइमस ग्लैंड है, दोनों ही क्या बनाती हैं, लिम्फ बनाती हैं, लिम्फोसाइट्स के माध्यम से। तो यहां पे देखो ऑप्शन के अंदर बोन मेरो था नहीं, तो सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, थाइमस। अगर बोन मेरो होता तो सही ऑप्शन पहले क्या लिखते आप, बोन मेरो, थाइमस नहीं आता,
क्योंकि थाइमस बाद में विलुप्त हो जाती है ना, तो इसलिए अपने पास में सही ऑप्शन क्या आएगा, थाइमस ग्लैंड। आगे बात समझ में, चलते हैं इसी को आगे बढ़ाते हुए, कंटिन्यू करते हुए। फी फॉर सर्विस टाइप हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑफन अपीलिंग टू पेशेंट बिकॉज द इंश्योरेंस कंपनी विल, क्या लिखा हुआ है, रिम्बर्स द पेशेंट फॉर द कर्व्ड कोर्स या कॉस्ट, सॉरी, बीमा कंपनी रोगी को कवर की गई लागत की प्रतिपूर्ति करती है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है तो आपकी जितनी लागत हुई है, जितना आपका खर्चा हुआ है, उसकी आपूर्ति कौन करेगी, बीमा कंपनी। ये बात तो आपकी सही है। फिर लिखा हुआ द पेशेंट डज नॉट हैव टू पे द कॉस्ट अबव व्हाट इज कवर्ड बाय इंश्योरेंस। फिर लिखा हुआ है कि जो चीज इंश्योरेंस में कवर नहीं हो रही उसका पैसा भी पेशेंट नहीं देता। ये बात गलत है। आपकी हेल्थ पॉलिसीज में लिखा रहता है कि पेशेंट को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। आई बात समझ में। अगर मान के चलो आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया और कोई चाहता है कि वो अपना चेहरा चेंज करवा ले, प्लास्टिक सर्जरी करवा के कोई दूसरा थोपड़ा लगवा ले, अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके अंदर हेल्थ पॉलिसी जो बना रखी है इंश्योरेंस कंपनी ने, तो वो डिसाइड करेंगे कि इन इन बीमारियों के अंदर हम आपको पॉलिसी देंगे, तो वो सही है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर पहला कौन सा हो गया, सही हो गया। बाकी ये देखो ये लाइन यहाँ पे आपकी सही है कि जो आपके इंश्योरेंस कंपनी जितनी कवर कर रहा है उसकी आपको लागत दे देगी, इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वो आपको नहीं दे पाएगी, आपको अलग से भुगतान करना पड़ेगा। Which of the following about the X is not correct? एक्सरे के बारे में कौन सी चीज करेक्ट नहीं है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्स के अंदर अभी जोधपुर वाले एम्स लगे, उसमें से सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें क्वेश्चन पूछा, डीएसएस में तो हर बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। यानी ऐसे मान लो क्वेश्चन तो ऐसे रिपीट टेलीकास्ट पे आ रहा है। बात करें एक्सरे आर यूज्ड इन द मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस क्या चीज होती है? मान के चलो आपके पास में कोई पदार्थ है, जैसे मान के चलो ये है, अब ये बहुत सारे एटम से या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। क्योंकि जो एटम की जो साइज होती है वो एकदम इक्विवेलेंट होती है किसके, अपनी जो एक्सरे हैं उनकी वेवलेंथ के, जो कितनी है 0.1 से लेकर लगभग कितनी है 0.5 एंगस्ट्रॉम तक। तो इसके इक्विवेलेंट अपने पास में क्या, एटम की साइज। अगर एटम की साइज इसके इक्विवेलेंट है, इसका मतलब आप इन एटम्स को एक्सरे की मदद से आसानी से देख सकते हो। तो यहां पे मेटल साइंस में इसका यूज किया जाता है। एक्सरे आर द यूज्ड टू डिटरमाइनिंग द इंटरनल फ्लोज इन द मेटल कास्टिंग। मेटल कास्टिंग यानी आपको मेटल कुछ उपकरण बनाए हैं, मान के चलो आपकी रोड डाली गई आपकी बॉडी के अंदर, टाइटेनियम की रोड डाल दी, ठीक है। अब टाइटेनियम क्या प्योर टाइटेनियम है, उसमें मान के चलो उन्होंने क्या मिला दिया, लोहा मिला दिया। तो जैसे जैसे मान के चलो उसने जिस जिस जगह पे लोहा मिलाया हुआ है, आप जब पैर का एक्सरे करोगे और मान लो यहां पे रोड डली हुई है, तो रोड के अंदर क्या होगा, अगर सेम इमेज दिखाई देती है, क्योंकि सबकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है इसके अनुसार, क्योंकि कोई भी पदार्थ किसी रेडिएशन को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, कोई दूसरा मेटर रेडिएशन को कम एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एक्सरेज को ज्यादा एब्जॉर्प्शन और कम एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग उसके बेस पे आपको पूरे रेडियोग्राफ के अंदर ऑप्टिकल डेंसिटी दिखाई देती है। और अगर इसी से ऑप्टिकल डेंसिटी आपको दिखाई देने वाली है, तो इसका मतलब समझना कि इसका यूज आप किस में कर सकते हो, मेटल कास्टिंग के अंदर। यानी सही मेटल है या जो मेटल डाली है वो है या नहीं है, इसका पता लगाने में। बोन स्ट्रक्चर के लिए तो आप करते ही हो, फ्रैक्चर है या नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है, डेक्स स्कैन के अंदर, नॉर्मल एक्सरे के अंदर, ये तो आ गया। फिर लिखा हुआ है एक्सरे नॉट यूज्ड इन द एस्ट्रोनॉमी। X-ray is not used in the astronomy for the एक्सप्लोरिंग यूनिवर्स। ये लाइन लिखी हुई है कि एक्सरे का इस्तेमाल यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए एस्ट्रोनॉमी में नहीं किया जाता है। ये लाइन क्या है आपकी, गलत है। ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है, विजिबल रेज हो गई, अल्ट्रावायलेट रेज होगी, या फिर आपकी कौन सी हो गई आपके पास में विजिबल, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेज हो गई। इनका नॉर्मली आप एस्ट्रोनॉमी के अंदर यूज कर सकते हो। साथ में मान के चलो कि आपको किसी ग्रह के अंदर, मान लो आपको कोई प्लेनेट दिखाई दिया है, सब प्लेनेट आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर आप ये देखना चाहते हो, इन्हीं एक्सरेज की मदद से आप इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, या फिर मान के चलो कि आपको कोई एस्ट्रोनॉमर्स है, वो गया स्पेस में गया, उसको कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल गया, अब वो एलिमेंट को दूर से एक्सरे डाल के देख सकता है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया दोस्तों।
व्हाट इज द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट प्रेजेंट द ब्लड? लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट क्या होती है? मैंने पहले ही बताया, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट को क्या कहा जाता है दोस्तों? WBC, व्हाइट ब्लड कैप्सल्स। तो WBC कितने प्रकार की होती हैं? 2, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट, याद है थोड़ा बहुत है। फिर ए ग्रेनुलोसाइट फिर से कितने प्रकार की थी? 3, इओसिनोफिल, बेसोफिल, फिर न्यूट्रोफिल। इसके बाद में ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार की थी? 2, एक तो मोनोसाइट और एक कौन सी थी? लिम्फोसाइट। तो देखो इसमें देखो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, इन दोनों की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक यानी बक्षकाणु प्रकृति। अगर इन कोशिकाओं को, जैसे मान के चलो इन WBC ये है, या तो ये न्यूट्रोफिल हो सकती है या कौन सी हो सकती है? मोनोसाइट। इनके पास में अगर इनको यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस कुछ दिख गया, फॉरेन पार्टिकल दिख गया, तो ये उसी टाइम पे क्या करेंगी? निगल जानी, इसको पूरा निगल जाएंगी, इसको खा जाएंगी, डाइजेस्ट कर जाएंगी। किडनी शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें, थोड़ा बहुत याद करना है, एनाटॉमी पूछा हुआ है। किडनी शेप का यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी साइज बहुत ज्यादा है। साइज ज्यादा क्यों रहती है? मोनोसाइट की, मोनोसाइट की भी ज्यादा है, न्यूट्रोफिल की भी ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी होगी? मोनोसाइट की, जो लगभग 8% पाई जाती है पूरी WBC के अंदर। तो मोनोसाइट की साइज इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसको फेगोसाइटिक नेचर है, इसको बक्षकण प्रकृति है, इसको खाना है, किसी को खाना है तो खा के अपने अंदर ही उड़ेल लेगा उसको। अगर ऐसा करने वाला है तो इसका मतलब क्या है? इसकी साइज ज्यादा हो गई, ठीक है। तो यहां पे सही क्या जाएगा? यहां पे मोनोसाइट्स। ए पल्मोनोलॉजिस्ट हु प्रैक्टिसेज एक्सक्लूसिवली इन द हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर। बस यही मात खा गए थे। चलो बात करते हैं इसके बारे में। यूनिट में बी रेफर टू एज, देखो पल्मोनोलॉजिस्ट है, पल्मो का मतलब होता है लंग्स, पल्मोनरी मतलब क्या हो गया? लंग्स। लंग्स से संबंधित बात कर रहा है, लेकिन लंग्स के संबंधित जो डॉक्टर है वो भी आपके कौन से वाले? रेस्पिरेटरी वाले में नहीं है, वो कौन से में है? इंटेंसिव केयर यानी कि आईसीयू के अंदर। और आईसीयू के अंदर वो आपकी लंग्स की एक्टिविटी पे ध्यान दे रहा है, वो जो डॉक्टर है वो क्या कहलाता है? ये वाला इंटेंसिविस्ट। इंटेंस मतलब वहां पे गहन तरीके से वो अध्ययन करने वाला है, पेशेंट को एनेस्थीसिया देना है। पेशेंट देखो, आईसीयू का मतलब क्या है? 2 चीजों का ध्यान रख रहे हैं, एक तो आपका हार्ट, एक कौन सा हो गया? लंग्स। अगर हार्ट सही है यानी ब्लड की सप्लाई सही हो रही है, जिंदा रह पाएगा पेशेंट। लंग्स सही है मतलब ऑक्सीजन आ रही है। देखो ऑक्सीजन आई लेकिन ब्लड ने उसको सही जगह पे नहीं पहुंचाया, तभी पेशेंट की डेथ हो गई। तो एक तो पेशेंट को अच्छी तरह से सांस आते रहना चाहिए, और दूसरा उसका ब्लड का सर्कुलेशन सही होना चाहिए, दोनों ही चीजें सही हैं। तो लंग्स के लिए वहां पे एक अलग से डॉक्टर अपॉइंट हो रखा है, हालांकि वो डॉक्टर कौन सा है? पल्मोनोलॉजिस्ट ही है, लेकिन उसका काम यहां पे क्या है? इंटेंसिव केयर देना है। तो इसलिए यहां पे ऑप्शन क्या जाएगा? इंटेंसिविस्ट। आगे बात समझ में, चलते हैं आगे। तो पर्पस ऑफ द फोटो कैथोड इज सर्व्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वाह यार क्या क्वेश्चन दिया था ये क्वेश्चन जो था दोस्तों फ्लूरोस्कोपी से ये क्वेश्चन आया हुआ है, जहां पे फोटो कैथोड, फोटो एनोड है ना, या फिर इनको डायनोड ही बोला जाता है, फिर बीच में इलेक्ट्रोड्स होते हैं। देखो इस तरह से है, ये फोटो कैथोड होता है, फिर ये डायनोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं सॉरी, फिर ये एनोड होता है। देखो फोटो कैथोड कैसा है? नेगेटिव। एनोड कैसा है? पॉजिटिव। फोटो का मतलब इस पे क्या डालेंगे? लाइट। अब कैथोड है, कैथोड का एक ही काम है, क्या निकालना? इलेक्ट्रॉन निकालना। इसने निकाले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन यहां पे इकट्ठे हो गए। अब इसके आगे ये है इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव, ये और ज्यादा पॉजिटिव, ये और ज्यादा पॉजिटिव, ये और ज्यादा पॉजिटिव, ये और पॉजिटिव, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले यहां जाएंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे, इनकी गति बढ़ जाएगी, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर जो एनोड होता है, ये एनोड बीच में से छिद्रित होता है, गैप रहता है यहां पे, और फिर इसमें से होते हुए फोकस होके अंदर है चले जाएंगे। तो यहां पे देखो, टू फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम, नहीं, फोटो कैथोड का काम फोकस करना नहीं होता है। फोकस करने का काम किसका है? एनोड का या फोटो एनोड का। इसको एनोड ही बोलते हैं, फोटो एनोड नहीं बोलते।
टू एक्सेलरेट, नहीं एक्सेलरेट करने का कहाँ काम है, एक्सेलरेट तो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोड कर रहा है, पॉजिटिव फिर ज्यादा पॉजिटिव फिर और ज्यादा पॉजिटिव। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इन द प्रोपोर्शन टू द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, यानी जितनी ब्राइटनेस मतलब जितनी लाइट आ रही है उसी के समानुपाती वो क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन से निकालेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया यहाँ पे, सही हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है, देख लेना आप, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं कई। तो स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर कहां यूज किए जाते हैं, स्ट्रेटेड मतलब सिलेंड्रिकल मसल्स। मसल्स आपकी कितने प्रकार की हैं, 3। कौन कौन सी मसल्स हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले सिलेंड्रिकल हैं, या बोल सकते हैं स्केलेटन है, एक स्मूथ मसल्स हैं, एक होती है दोस्तों कार्डिक मसल्स। बात करें सिलेंड्रिकल या स्केलेटन मसल्स की, इसके अंदर जो मसल्स फाइबर होते हैं दोस्तों ऐसे सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं। बात करें स्मूथ मसल्स की, ऐसे फ्यूजिफॉर्म है एकदम स्पिंडल शेप के, दिख रहा है ऐसा वाला। कार्डिक मसल्स वही सिलेंड्रिकल हैं लेकिन बीच में जंक्शन पाया जा रहा है, इंटरकलेटेड डिस्क है। बात करें यहां पे स्केलेटन मसल्स, ये कहां पे हैं, हाथ पैरों की मांसपेशियों के अंदर, बॉडी की कोई भी जगह है जिसमें आप मूवमेंट करा रहे हो अपने हाथों का, ठीक है, लोकोमोशन और मूवमेंट काम होता है। हाथ पैर हो गए आपके, हर जगह पे बॉडी पार्ट में हर जगह पे है ये, जहां पे बोन्स हैं, यानी बोन्स से अटैच होती हैं ये। स्मूथ मसल्स कहां पाई जाती हैं, आपके ऑर्गन्स यानी अंगों के अंदर, या आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर। और जो कार्डिक मसल्स कहां पाई जाती हैं, हार्ट में, जिनका काम होता है ब्लड को पंप करने का। तो देखो ये सिलेंड्रिकल शेप की आपकी स्केलेटन मसल्स हैं जो बोन से जुड़ी हुई हैं, और आपकी कार्डिक मसल्स हैं। ये दोनों की दोनों मसल्स स्ट्रेटिफाइड होती हैं। स्ट्रेटिफाइड जैसे कि जैसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि दो बहुत बड़े सिलेंडर आपस में जुड़ रहे हैं, यानी रेशे हैं इनके बीच में। जैसे आपने गन्ना देखा है, गन्ना, शुगर केन का एक बड़ा वाला, इतना बड़ा गन्ना लोगे तो बीच के अंदर वहां पे नोड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे लगता है जैसे कि वहां पे दो छोटे छोटे सिलेंडर्स को आपस में आपने जोड़ रखा है। तो इसी तरह से यहां पे भी स्केलेटन जो मसल्स होती हैं इसके अंदर ऐसे कैसे क्या पाए जा रहे हैं, स्ट्रेट्स पाए जाते हैं, धारियां पाई जाती हैं इनके अंदर, ऐसी वाली धारियां। तो देखो ये कहां कहां है, स्केलेटन मसल्स में भी हैं और किसमें है, कार्डिक मसल्स में भी हैं। अब देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन क्या क्या आया था, यहां पे ऑप्शन देखिए दोस्तों, लंग्स है, आर्म्स और लेग्स हैं, आईज हैं और इंटेस्टाइन है। तो यहां पे ऑप्शन क्या हो गया, आपकी आर्म्स और लेग, हाथ और पैर, जिसमें स्केलेटन मसल्स थी। अगर दोस्तों यहां पे हार्ट होता तो हार्ट का ऑप्शन भी यहां पे क्या रहता, सही होता, क्योंकि वो भी कैसी होती है, स्ट्रेटिफाइड होती है। ध्यान रखना, आगे से इस क्वेश्चन का ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। फिर है जीरोग्राफी के अंदर फोटो कंडक्टर क्या यूज किया जाता है। मैंने बताया हर बार, जीरोग्राफी जब मैंने पढ़ाई है, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन था कि 12 इंच मोटी एल्यूमिनियम की प्लेट होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम की बनी होती है, जिसके ऊपर क्या लगा रहता है, सिलेनियम, ठीक है। फिर इसको कोरोट्रॉन के ऊपर घुमाते हैं, कोरोट्रॉन ऐसे एक रोटर होता है, याद करना, जिसने मेरे से नहीं पढ़ रखा पढ़ लेना, ये कोरोट्रॉन होता है। तो आप क्या करते हो, प्लेट के ऊपर इसको घुमाते हो तो ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। तो ये सब अपन चीजें बताई थी अपन ने। इलेक्ट्रॉन देता है, पॉजिटिव चार्ज देता है, बताओ, देखें, पॉजिटिव चार्ज देता है। कोरोट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पूरा प्रोफार्मा है, तो ये लिखा हुआ है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया था जीरो रेडियोग्राफी में, क्या यूज करते हैं, सेलेनियम। फिर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, उस रोग का नाम बताइए, नेम ऑफ द डिजीज विच इज कॉज टू इन्फेक्शन इन द इनर लाइनिंग ऑफ थ्रोट लीडिंग टू इन्फ्लामेशन और ऑफ द एरिया इंक्लूडिंग द टॉन्सिल, यानी गले के अंदर हो रहा है, टॉन्सिल्स को भी अफेक्ट कर रहा है, और क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। देखिए पहली सीधी बात बताऊं मैं आपको, इन्फ्लामेशन जहां जहां आए, इन्फ्लामेशन को बोलते हैं सूजन हो रही है, तो वहां पे बीमारी के नाम क्या क्या लगता है, आइटिस, पहला तो याद रख लो। तो देखो डायबिटीज नहीं है, क्योंकि डायबिटीज तो पेनक्रियाज का डिसऑर्डर हो गया।
हाइपरथायराइडिज्म क्यों नहीं है? क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम है, हालांकि गले की है लेकिन हार्मोन संबंधित है, वहां पे इन्फ्लामेशन, सूजन नहीं आ रही है। भाई इन्फ्लामेशन का मेनली कॉज क्या होता है? या तो कोई इंजरी हो, चोट लगी हो, तब भी वो जगह सूज जाएगी, इन्फ्लाम हो जाएगी। यहां वहां पे क्या हो रहा है? थोड़ा बहुत छोटा मोटा क्या हो रहा है? इन्फेक्शन हो रहा है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं होता है, सूजन नहीं आती है। तो बचा कौन सा? फेरिंजाइटिस। तो जहां नाम क्या, आइटिस लग रहा है, वही क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स कौन सा पार्ट होता है? वही गले वाला पार्ट है। नाक के पहले नाजोफेरिंग्स, मुंह के पहले ओरोफेरिंग्स और लेरिंग्स के पीछे लेरिंगोफेरिंग्स। तो ये वाला जो पार्ट है मैंने पहले बताया, ये वाला जो डायग्राम आप देख सकते हो अच्छे से, इसी डायग्राम की चीजें बताई हुई हैं कि ये जो फेरिंग्स वाला पोर्शन है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये जो फेरिंग्स वाले पूरा पोर्शन है, तो इसके अंदर जो आपको इन्फ्लामेशन हो रहा है वो क्या कहला रहा है? आपका फेरिंजाइटिस। इश्यू कंटिन्यू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 से। द डे टू डे शेड्यूलिंग ऑफ स्टाफ इन रेडियोग्राफी इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। डे टू डे रेडियोग्राफी है, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? आधे घंटा और लगेगा, आप निकल जाओ, मैं कर दूं। किसका चाबी है ना? लगा दूंगा। हाँ, किसको लगा रहे हो आप? ऑफिस की चाबी ऑफिस में रखी है, वो मेरे अंदर ही रखी है, मैं उस डब्बे के अंदर रखी है। ऑफिस के आप वो लगा दो, कुंडी लगा दो केवल, तो उसके अंदर रखी है, रैक के अंदर चाबी रखी है, और आके मेरे को दो। हाँ दोस्तों देखिए इसमें ध्यान से कि जो शेड्यूलिंग होती है स्टाफ में, जो रेडियोग्राफर की शेड्यूलिंग होती है, वो शेड्यूलिंग के लिए आप देखिए कि समय सारणी कौन बनाएगा? समय सारणी यानी कौन सा स्टाफ डे में काम करेगा, कोई कौन सा नाइट का है, कौन सा इवनिंग स्टाफ है। तो कौन करता है? रेडियोलॉजिस्ट। नहीं, रेडियोलॉजिस्ट वाला काम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो एचओडी वगैरह वो रेडियोलॉजी वाले अलग करेंगे, ठीक है। लीड रेडियोग्राफर मतलब सीनियर रेडियोग्राफर, हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है। डिपार्टमेंट सेक्रेटरी का ये काम नहीं है। सेक्रेटरी एचओडी के लिए या सीनियर रेडियोग्राफर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि डिपार्टमेंट में इतने लोगों की जरूरत है, स्टाफिंग इतनी है और इतने आपको काम में लेने हैं। एडमिटिंग क्लर्क, ये तो ऑप्शन आएगा ही नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? लीड रेडियोग्राफर। Which of the following is not a negative contrast media? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कॉन्ट्रास्ट मीडिया दो प्रकार के अपन कर सकते हैं, एक है पॉजिटिव, दूसरा कौन सा है? नेगेटिव। पॉजिटिव जो कौन सी इमेज दे? प्योर व्हाइट इमेज दे। और नेगेटिव जो कौन सी इमेज दे? लगभग डार्क इमेज दे, याद रखना। तो व्हाइट इमेज कौन देता है? आयोडीन बेस्ड। जबकि वाटर भी हल्की सी डार्क या ग्रे इमेज देगा, मिल्क भी ग्रे इमेज देगा, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल भी एक ग्रे इमेज देगा या डार्क इमेज देगा। तो इसकी वजह से आपने क्या समझा कि पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा है यहाँ पे? आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। विच ऑर्गेनेल इज द नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस, कोशिका का शक्ति ग्रह कौन है? पावर हाउस कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी जब पावर हाउस की जगह आ सकता था सेल इन द सेल, ऐसा ऑर्गन कौन सा है? ऑर्गेनेली कौन सा है? इसके अलावा आ सकता था सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, ठीक है। इसके अलावा आ सकता था सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाला ऑर्गेनेली। तो ये सारे ही नाम किसके हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के। एब्जॉर्ब डोज की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों? क्या होगी यहाँ पे? ग्रे। मैं इनकी एसआई यूनिट लिख देता हूं, क्या बात है। ग्रे किसकी है? एब्जॉर्ब डोज की। इसको दोस्तों याद ही रख लेना, ठीक है। रोंजन किसकी है? एक्सपोजर की। जूल किसकी है? एनर्जी की। गुलाम किसकी है? चार्ज यानी आवेश की, है ना। तो सही ऑप्शन क्या गया? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ था। एब्जॉर्ब डोज की क्या होती है? ग्रे होती है। मेडिकेयर एडवांटेज प्लान्स हेल्थ टू कवर द हेल्थ केयर कॉस्ट ऑफ द विच टाइप ऑफ पेशेंट। यानी कि जो मेडिकेयर एडवांटेज आपको मिलते हैं, किसी की गवर्नमेंट के थ्रू मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास में हेल्थ केयर कॉस्ट के लिए जो मेडिकेयर प्लान्स बनाए हुए हैं वो कौन से पेशेंट के लिए होते हैं, ठीक है। अब आप देखिए लो इनकम फैमिलीज नहीं, लो इनकम या ईडब्ल्यूएस वाले पेशेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि बीपीएल काउंटर एक अलग ऑप्शन चला जाता है, तो बीपीएल के अंदर आपकी इनकम ही मायने नहीं रखती है। इनकम के अलावा आपके लिए उसमें आपकी प्रॉपर्टी कितनी है वो सारी चीजें भी देखी जाती हैं।
सीनियर सिटीजन, हाँ ये सही रहता है। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जिसके अंदर देखो एक तो क्योर तो होता ही है, साथ में रिहेबिलिटेशन भी होता है कि बुजुर्ग लोग हैं तो उनको पुनः वापस उसी अवस्था में लेके आना, रिहेबिलिटेशन कहलाता है, तो वो सीनियर सिटीजन आ गया। होमलेस, जिसका घर नहीं है उसके लिए कोई से ऐसी फैसिलिटी नहीं दी जाती है। इसके अलावा बात करें यूएसए से कोई इमिग्रेट हो रखा है तो उसके लिए तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। देखो आप देखो ना, ऑप्शंस ये ऐसे बना रहे हैं ना कि आप देखते ही चूज कर सकते हो, यानी 4 में से लगभग 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही रहे हैं। जैसे यहां पे एलिमिनेट हो गया इमिग्रेशन टू यूएसए, होमलेस पर्सन एलिमिनेट हो गया, बचा कौन सा, लो इनकम वाला। अब देखो जिसका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना हुआ है या जो कोई बीपीएल में है तो ईडब्ल्यूएस को इनकम वाला, इसको कोई अलग से चांस, अलग से कोई सुविधा नहीं मिल रही। लेकिन आप मान के चलो कि बीपीएल के अंदर कोई है तो उसके अंदर उसकी इनकम ही मायने नहीं रख रही, उसकी मायने रख रही है वहां पे क्या, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है। तो सही ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों इसके अंदर, सीनियर सिटीजन, जिनकी एज कितनी है 65 साल से ज्यादा। फिर लिखा हुआ है लॉन्ग एंड द थिन फाइबर दैट मेंटेन द स्ट्रक्चर, शेप और फंक्शन ऑफ द सेल्स। ये क्वेश्चंस मैंने जो क्या बताऊं सेल वाले टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे से करा रखा है। देखो क्या होता है ना, ये एक सेल है, सेल के अंदर यहां पे न्यूक्लियस है, नाभिक है, केंद्रक है, ये सेल की मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब ये सेल नॉर्मल अमीबा की शेप की हो जाती नॉर्मली, ये तो भाई कैसे भी किसी भी शेप में डल जाती, लेकिन यहां पे ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क पाया जाता है, ये वाला, जिसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे अपनी बॉडी के अंदर मान लो बोन्स नहीं होती तो अपन एकदम पिचक जाते ही हो, लचीले हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, क्यों नहीं होता, क्योंकि बोन्स होती हैं, स्केलेटन होता है अपना, कंकाल होता है। तो इसी तरह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अपनी बॉडी का साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करते हैं। हालांकि क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन के अंदर इसने कहीं भी क्या नहीं दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिया, लेकिन क्या दे दिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स। अब आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि जो ट्यूब्यूल्स हैं, छोटी छोटी माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं, जरूरी नहीं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही हो, अलग से भी हो सकती हैं। वो माइक्रो ट्यूब्यूल छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, वो बॉडी की सेल के अंदर और कहीं भी प्रेजेंट हो सकती हैं, आइसोलेटेड हो सकती हैं, किसी दूसरी जगह पे पाई जा सकती हैं, लेकिन ट्यूब्यूल्स हैं। तो इनका काम क्या हो गया यहां पे, इसको एक शेप प्रोवाइड करना। तो यहां पे सही ऑप्शन क्या जाएगा, माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। चलते आगे, देखो डीएनए और जीन का तो काम क्या होता है, जीन के अंदर कोड्स होते हैं जो कि आनुवांशिक सूचनाएं, जो जेनेटिक मैसेजेस होते हैं उसको एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, दूसरा अपने पास में डीएनए, डीएनए के अंदर ही जीन पाए जाएंगे और ये जो डीएनए है वो क्रोमोसोम के रूप में न्यूक्लियस में पाया जाएगा। तो ये तो ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहे हैं, आप इनको तो चूज ही मत करो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कंपोनेंट ऑफ द एमआरआई सिस्टम। एमआरआई के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी एक तो मैग्नेट काम में ली जाएगी, रेजोनेंस के लिए आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो 2 ही चीजें हैं, एक तो मैग्नेट और एक रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली चीजें। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, एक्सरे ट्यूब, कंप्यूटर तो चाहिए एमआरआई में, आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी आ गई और साथ में क्या आ गया, मैग्नेट आ गया। तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एक्सरे की ट्यूब। एक्सरे की ट्यूब नहीं चाहिए, आप नाम से ही पढ़ सकते थे ना, एमआरआई। एम का मतलब मैग्नेट चाहिए, मैग्नेटिक। आर का मतलब रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब होता है कि जब एक वेव का एम्पलीट्यूड दूसरी पे ओवरलेप हो जाता है, अध्यारोपित हो जाता है, तो इसको बोला जाता है आयाम, रेजोनेंस। ठीक है, तो जब रेजोनेंस हो रहा है यहां पे, तो ये मतलब कौन सी वेव्स हैं यहाँ पे, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, तरंगे तो होंगी, तो कौन सी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। और इमेजिंग के लिए आप क्या यूज करोगे, कंप्यूटर। तो देखो नाम से ही तीनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो रहे थे, तो बच गया कौन सा, एक्सरे। एक्सरे यहाँ पे यूज नहीं की जाती है। फिर नेक्स्ट आपका है द प्रैक्टिस स्टैंडर्ड फॉर द मेडिकल इमेजिंग एंड रेडिएशन थेरेपी में बी यूज्ड। यानी आप क्या कर रहे हो ना, जैसे मान के चलो आपने डीआरटी करी है या किसी ने बीआरटी करी है और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। पहला है टू डेवलप द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आपको कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देना है या फिर आपको कोई एग्जाम देनी है, तो एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपने कर रखा है, जैसे कि आपने डीआरटी कर रखी है, बीआरटी कर रखी है, एमआरटी कर रखी है। तो ये आपके लिए जॉब का मिनिमम क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया या परफॉर्मेंस के लिए अप्रेजल हो गया। तो ये तो जरूरी बात है आपके पास
पास में होना ही चाहिए। यानी कि आप कोई जॉब लेना चाह रहे हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन आपको पहले बताना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा कि मैं इस जॉब के लिए काबिल क्यों हूं, क्योंकि मैंने इस संस्थान के अंदर काम किया है। दूसरा, आप जब किसी इंस्टीट्यूट संस्थान के अंदर पढ़ते हो या काम करते हो तो वहां पे आपके दो तरह से, एक तो आपका एजुकेशनल पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि आपने वहां पे पूर्ण रूप से एजुकेशन पाई है। एजुकेशन मतलब आपकी मशीनों के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज है। साथ में आपका क्लिनिकल नॉलेज होना चाहिए, आपको पेशेंट्स के बारे में, उनके साथ में कैसे बिहेव करना है, साथ में उनको किस तरह की थेरेपी डायग्नोस देना है। इसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटीज उसको कैसे प्रोवाइड करवानी है, किन किन को किस तरह से डायग्नोस करना है, पेशेंट के सारे व्यूज हैं, पोजिशनिंग है, ऑल ओवर पर्सपेक्टिव आपके इन्हीं दो चीजों के अंदर आ गए। कल को मान लो आप पे कोई भी क्लेम करता है कि आपने ये एक्सरे गलत करा है, तो आप किसी भी वकील का सहारा लेके आपके जो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव है और जो क्लिनिकल पर्सपेक्टिव है आप अपनी आवाज उठा सकते हो। तो यहां पे दोनों ही चीज है कि एक लॉयर ले रखा है। आप अगर ऐसी चीज है जब आपको कोई क्लेम करना हो, अगर कोई क्लेम आप पे हुआ है उसको नेग्लिजिबल साबित करना, आपको प्रूव करना है। आपकी माल प्रैक्टिस का मतलब होता है, मेल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आपने जो प्रैक्टिस करी वो गलत करी है, उसके लिए आपको लॉयर हैंडल करना है। तो आप इन सब चीजों के लिए आप एजुकेशन और क्लिनिकल प्रैक्टिस का सहारा ले सकते हो। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके क्या हो गए दोस्तों, सही हो गए। बहुत टर्न कर दिया क्वेश्चन को, ऐसा होना नहीं चाहिए था, हालांकि इन्होंने पेशेंट केयर से क्वेश्चन उठाया ये वाला। रिब केज में कितनी रिब्स प्रेजेंट होती है, बहुत बचपन का सवाल है। कितनी होती है, 12 जोड़ी। पीछे वर्टिब्री से आएंगी, आगे स्टर्नम है तो वर्टिब्री से आके इसे जुड़ रही है ना, 12 ही तो होती हैं। जिसमें से आप बताते हैं कितनी, 7 तो कैसी होती हैं, ट्रू होती हैं। 8, 9, 10 ये तीनों आपस में जुड़ जाती हैं, मतलब इसको फाल्स बोलते हैं। और 11वीं और 12वीं कैसी होती हैं, फ्लोटिंग, तैरने वाली। पीछे से तो आ रही हैं लेकिन आगे कहीं भी नहीं जुड़ रही है ना, याद रखना। ये 55 नंबर क्वेश्चन हो गया। मेमोग्राफी किसकी जांच होती है, ब्रेस्ट की। बहुत इजी क्वेश्चन है मेमोग्राफी। देखो दोस्तों, इसमें नाम भी याद रखना। जैसे मानो लंग्स है तो लंग्स के लिए अगर कोई भी जांच होगी, नाम क्या कि पल्मो लगा रहेगा, है ना। ब्रेन है, सिफेलो लगा रहेगा, ठीक है। एब्डोमन है ना। एब्डोमन के अंदर जो इनके नाम होते हैं, एब्डोमन में कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे इंटेस्टाइन है, ठीक है, सीकम, कोलोन, रेक्टम है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम है। तो इनके नाम की से जुड़ी हुई कोई भी आपकी टर्मिनोलॉजी हो सकती है, ठीक है, याद रखना। जैसे कोलिका आ गया, है ना, इस तरह से। बहुत इजी क्वेश्चंस उठाए हुए थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन था। विच क्राइटेरिया does the joint commission not use to certify that a hospital meets a certain minimum standard। यानी कि किसी भी हॉस्पिटल के पास में कौन सा मिनिमम स्टैंडर्ड होना जरूरी है जॉइंट कमीशन के अकॉर्डिंग। पहला है एजुकेशन। देखो एजुकेशन, डॉक्टर्स हो गए, रेडियोग्राफर्स हो गए या वहां की फैकल्टीज हो गई, इन सबके पास में एक प्रॉपर एजुकेशन होना जरूरी है, सर्टिफाइड एजुकेशन। दूसरा इक्विपमेंट, वहां के सभी उपकरण अच्छे से काम करने वाले होने चाहिए। अगर रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट है तो वो पूरी तरह से उनका क्यूए और क्यूसी होना चाहिए। क्यूए का मतलब क्वालिटी अश्योरेंस, क्यूसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल होना जरूरी है उनका। साथ में वो पेशेंट को जितनी ऑथेंटिकल डोज है उतनी ही प्रोवाइड करें। इसके अलावा सेफ्टी का पूरा ध्यान होना चाहिए कि अगर हॉस्पिटल में आग लग गई तो फायर सेफ्टी हो वहां पे, ठीक है। अगर इसके अंदर लिफ्ट वगैरह के अंदर गेट बंद हो गए तो अलग से आपके पास में सेफ्टी है। बात करते हैं फंडिंग की कि हॉस्पिटल कितने फंडिंग पे चल रहा है, यानी कितने पैसों की जरूरत है। तो उसका जो निर्धारण है वो वहां का काउंसिल करेगा या फिर वहां का बोर्ड करेगा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा, ना कि कोई भी यहां पे आपके पास में जॉइंट कमीशन करेगा। तो यहां पे सही ऑप्शन आएगा दोस्तों फंडिंग। कुछ लोगों का या फिर कुछ जो स्टूडेंट है इनका मानना है कि जो एजुकेशन डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि बाहर जो कमीशन है वो ये डिसाइड नहीं, ये नहीं देखेगा कि डॉक्टर्स के पास क्या एजुकेशन है। उसने देखा भाई डॉक्टर्स को हायर कर रखा है। देखो अगर आपको देखो कि ये जो आपके पास में प्रॉपर दे रखा है ना, इसको समझना। 3 चीजें हैं दोस्तों, तीनों का याद रखना। अपन बोलते हैं GLD,
ज्वाइंट कमीशन की एक पीडीएफ प्राइट हुई थी, मतलब पीडीएफ बनाई हुई है ज्वाइंट कमीशन के तहत कौन कौन से स्टैंडर्ड है, जिसमें जीएलडी आता है। जीएलडी के अंदर आ गया गवर्नेंस, लीडरशिप, और थर्ड पे आता है डायरेक्शन। और इसका रूल नंबर 14 है। उस 14 में डायरेक्टली आप देख सकते हो वहां पे लिखा हुआ है एजुकेशन, यानी जो भी फैकल्टीज है उनके पास एजुकेशन होती है। ज्वाइंट कमीशन के आप पीडीएफ डाउनलोड करना, अगर आप डाउनलोड नहीं करते हो तो हमें कमेंट कर देना, हम कमेंट के अंदर रिप्लाई कर देंगे, जिसके अंदर ज्वाइंट कमीशन की पूरी स्टैंडर्ड की आपके पास में पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसके अंदर जीएलडी 14 के अंदर आपको डायरेक्टली एजुकेशन लिखा हुआ है। हालांकि उसके अंदर इक्विपमेंट भी है, सेफ्टी भी है, फंडिंग कहीं भी नहीं है, तो सही ऑप्शन यहाँ पे फंडिंग आएगा। दोस्तों इसी के अंदर आगे चलते हैं। 58 का क्वेश्चन है, कौन सा ऑर्गेनेल क्या क्या काम करता है? राइबोसोम का काम होता है, क्या हो गया, राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाने का। न्यूक्लियस है और साथ में कौन सा है? सेंट्रोसोम। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? आरएनए बनाने का। और सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? कि सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम होते हैं उनका मूवमेंट कराने का। आपने देखा होगा कि जो सेल होती है इसके अंदर क्रोमोसोम इस मेटाफेज प्लेट के अंदर यहां पे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये बीच में सेंट्रोमियर रहता है। तो आपका जो सेंट्रोसोम होता है ना, एक ऊपर इकट्ठा है एक नीचे है, तो ये क्या करेगा? फाइबर्स बनाएगा और सेंट्रोमियर से ऐसे जुड़ जाएगा। इनको स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। और फिर ये बीच में से टूटेंगे सारे के सारे क्रोमोसोम, ये क्रोमेटिड ऊपर आधे और आधे क्रोमेटिड नीचे, ठीक है। तो ये काम किसका होता है तुम्हारे पास में? सेंट्रोसोम का, तो सेल डिवीजन के दौरान मूवमेंट कराने का। राइबोसोम का काम प्रोटीन है ही, और न्यूक्लियस का काम क्या हो गया? आरएनए बनाने का, ठीक है। न्यूक्लियस आरएनए कैसे बनाता है? आपने देखा होगा कि न्यूक्लियोलस है जो एमआरएनए बना रहा है, यार सॉरी राइबोसोमल आरएनए बना रहा है, तो सब वहीं पे निकल रही हैं सारी चीजें। नेक्स्ट 59 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफाइन द रेशियो ऑफ सिग्नल डिफरेंस टू द एवरेज सिग्नल। यानी कि ये मेनली क्वेश्चन आपका अल्ट्रासाउंड से पूछा हुआ है कि एक एवरेज सिग्नल है, उसके पर्सपेक्टिव के अंदर आप सिग्नल दूसरे सिग्नल से क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो। तो इसका ऑप्शन देखो दोस्तों क्या है, समझना ध्यान से। पहली चीज इसमें दे रखी है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या चीज होती है? अगर अपन बात करें नॉर्मली रेडियोग्राफी के अंदर, तो रेडियोग्राफी में क्या होता है? डिफरेंस इन ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है घनत्व, जो भी घनत्व में कितना अंतर आ रहा है। यानी कोई चीज एक तो बहुत ज्यादा डार्क दिख रही है, एक क्या दिख रही है? व्हाइट दिख रही है। तो डार्क और व्हाइट में कितना अंतर है? जैसे आप चेस्ट एक्सरे देखते हो तो जो लंग्स हैं वो लंग्स आपको कैसे दिख रहे हैं? ब्लैक दिख रहे हैं। वहीं आपके यहां पे देखो ये स्टर्नम है या जो रिब्स हैं ये कैसे दिख रही हैं? व्हाइट दिख रही हैं। इसके अलावा जो हार्ट की यहाँ पे शेडो है ये कैसे दिख रही है? ग्रे कलर की दिख रही है। तो आप इसकी डेंसिटी में अंतर देख पा रहे हो, तो यही क्या कहलाता है? कॉन्ट्रास्ट। अगर बात करें यही चीज किसके अंदर बात करें अपन? सोनोग्राफी के अंदर। तो सोनोग्राफी के अंदर क्या होता है? प्रोब होता है, इस तरह से ट्रांसड्यूसर होता है जिसमें से अल्ट्रासाउंड की वेव्स निकल रही हैं। तो ये वेव्स आती हैं, टकराती हैं और वापस लौटती हैं। तो ये वापस लौट रही हैं, तो कितनी वेव्स, जैसे मान के चलो यहां पे अल्ट्रासाउंड की वेव्स आई, अब अगर ये बोन के पास में है तो बोन क्या करेगा? इनको सर्कुलेट होने देगा, ठीक है। या कितने मतलब कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना इस माध्यम ने, मेटेरियल ने इसको वेव्स को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये जो अंतर दिखाई दे रहा है, यानी कितनी वेव्स लौटी हैं, वही तो क्या है तुम्हारा? कॉन्ट्रास्ट है। तो अल्ट्रासाउंड के लिए कॉन्ट्रास्ट हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स जा रही हैं, अल्ट्रासाउंड वेव तरंगे जा रही हैं। इंटेंसिटी क्या होती है? तीव्रता क्या होती है? इंटेंसिटी का मतलब क्या है? कितनी बड़ी तीव्र, मतलब कितनी इनका एम्पलीट्यूड कितना ज्यादा है, बड़ी कितनी है तरंगे। ब्राइटनेस क्या होती है? ब्राइटनेस वही चीज डिसाइड करेगी। ब्राइटनेस कैसे डिसाइड होती है? ब्राइटनेस ही जैसे डिसाइड होती है वो समझो, जो तरंग लौट के आ जाती है, मतलब जैसे मान के चलो नॉर्मल एक्सरे के अंदर अपन क्या करते हैं, बोन कैसी दिखती है? व्हाइट, और एयर किस कैसे दिखती है? डार्क। जबकि अल्ट्रासाउंड के अंदर क्या होता है? बोन तो डार्क दिखेगी और एयर कैसे दिखेगी? व्हाइट दिखेगी। तो ऐसी चीज जो हल्की चीज होती है वो व्हाइट दिख रही है, ठीक है, क्योंकि हल्की चीज आसानी से वो रिफ्लेक्ट होकर चली गई ना, उसमें मतलब आगे चली गई ना, एयर के अंदर आगे चली गई, तो मतलब वो इमेज कैसे दे देगा वहां पे?
प्योरली व्हाइट इमेज दे देगा, जबकि जो लोड क्या है वो डार्क इमेज दे रहा है। ह्यूमन स्केल कितनी बोन्स से मिलकर बना होता है? तो ह्यूमन स्केल में कितनी बोन्स होती है? टोटल 22 बोन होती हैं। 8 तो कहां की है? अपने क्रेनियम की है, देखो फ्रंटल, 2 पैराइटल, एक ऑक्सीपिटल, 2 टेम्पोरल, हो गई। इसके अलावा आंख के पीछे एथमोइड, उससे पीछे स्फिनोइड, ये 8 बोन्स हो गई। और ऐसे ही फेस की कितनी हो गई? 14 बोन्स हो गई। तो 14 और 8 कितने होते हैं? 22 होते हैं। तो जो बीडी चौरसिया की जो बुक है, या जो बहुत जो ऑथेंटिकल बुक्स हैं, वहां पे सही ऑप्शन क्या है आपका? 22। अगर किसी ने इसको चैलेंज किया होगा तो ऑप्शन 22 से ही माना है। इन्होंने 29 बोन्स किस बेस पे लिख दी? एक तो गले वाली हायोइड बोन लिख दी इन्होंने, और साथ वाली कान की मेलियस इनकस स्टेपिस, मेलियस इनकस स्टेपिस। तो 3 3 कितनी हो गई? 6, 6 1 7, 22 से 7 कितनी हो गई? 29, 29 बोन्स। तो इस हिसाब से उन्होंने 29 लिखी, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे? 29 की जगह 22। ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर 2 क्वेश्चंस हैं जो बोनस के रूप में हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका हो सकता है जो आपके करेक्शन वाली दूसरी आंसर क्या है उसमें इसको सही कर दिया जाए। तो एक तो आपका क्वेश्चन नंबर 60 है जिसमें ये ऑप्शन आएगा। इसके अलावा आपका क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 57। इसके अंदर सही ऑप्शन आपका क्या आना चाहिए? बजटिंग। बजटिंग की जगह, सॉरी, इसकी बजटिंग या फिर फंडिंग आएगा एजुकेशन की जगह। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था जो रीजनिंग में पूछा हुआ था, हालांकि अपन ने रीजनिंग कवर नहीं करी है, पर मैं बता दूं आपको कि एक क्वेश्चन था। मैं इसके लिए अगर इसमें अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन ये है कि 3 सिटीज हैं एक्स, वाई और जेड। तो ये बोला कि एक्स तो हिल स्टेशन नहीं है, चलो ठीक है, हिल स्टेशन नहीं है। वाई और जेड हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि हिस्टोरिकल प्लेस कौन सा है? तो बचा एक्स। तो ऑप्शन में आंसर इसने क्या दे दिया? एक्स दे दिया। भाई वापस समझो, भाई एक्स है वो हिल स्टेशन नहीं है, तो कुछ और है। और क्या है? वाई और जेड हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है, तो हिस्टोरिकल प्लेस बचा कौन सा? एक्स। तो इन्होंने ऑप्शन एक्स को सही मान लिया। लेकिन साथ में दोस्तों याद रखना, इसने कहीं भी ये नहीं कहा कि एक्स, वाई, जेड इन तीनों में से कोई भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है। हो सकता है कि एक्स हिल स्टेशन नहीं है, तो कोई जरूरी है हिल स्टेशन नहीं है तो हिस्टोरिकल प्लेस होगा। कोई फार्म हो, समझ में आ रहा है? कोई फोर्ट हो सकता है, ऐसा फोर्ट जहां पे हिस्टोरिकल नहीं हो, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे अपने को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो देखो लिखा हुआ है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ये ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा? सही प्रीफर करेगा। हालांकि उन्होंने एक्स दे दिया, एक्स भी एक तरह से सही है, छोटा मोटा मान सकते हो कि हाँ एक नहीं है तो बचा हुआ, ये 2 नहीं है तो बचा हुआ 1 हो गया। इसमें 3 क्वेश्चंस थे आपके जो कि आपके बोनस हो सकते हैं। इसके साथ में पेपर कंप्लीट होता है। अपन अगर ये आपको सीरीज आपको पसंद आई है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने पहली बार किसी के लिए बोला है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि अपन ऐसी ही सीरीज आगे की तरफ बढ़ाते रहें, ऐसे ही सीरीज को आगे कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू गाइज। इसके साथ में ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।